नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे आरपी परिवार में स्वागत है। और मैं आज आपको सोल्व करवाने वाला हूं जो आपका जो अभी एग्ज़ाम हुआ है 2020 का जो पेपर आया था ना अभी, है ना, और उसके मैं जो अभी क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, सोल्व कराऊंगा पूरा एग्ज़ाम। क्वेश्चन पेपर जो है वो बहुत ही अच्छा पेपर आया था भाई। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही यानी कि इजी क्वेश्चन डाल दियो या बिल्कुल ही हार्ड क्वेश्चन डाल दियो। हर प्रकार का क्वेश्चन था उसमें, इजी से इजी क्वेश्चन भी था और थोड़ा क्वेश्चन ऐसा भी था जो सोचने लायक भी था, यानी कि ठीक है। यानी कुल मिला के बड़ा ही अच्छा एक पेपर बनाया था उसने। यानी कि अगर आप चाहो तो लेंथी क्वेश्चन इसको ज़रूर बोल सकते हो पेपर को, कि थोड़ा सा लेंथी था, इतना भी नहीं कि अगर किसी बच्चे की तैयारी होती तो बिल्कुल वो इस पर अटेम्प्ट कर पाता पूरी तरह से ही, ठीक है। और साथ ही इसमें थोड़ा आपने देखा होगा पैटर्न उसने चेंज किया है, कि जैसे कि वहाँ पे अथवा में जो क्वेश्चंस आते थे वो नहीं मिले अब की बार, ठीक है। जो मतलब कि ऑप्शनल क्वेश्चन होते थे वो अब की बार नहीं थे, ठीक है। और कुछ ये साथ जैसे कि वहाँ पे कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, अब की बार उसमें से उसने 6 नंबर का क्वेश्चन कर रखा है, ठीक है। इस प्रकार से उसने कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो वो ठीक भी है, अच्छा भी है। कुछ ऐसा होना भी चाहिए भाई, पैटर्न थोड़ा चेंज होना चाहिए, वरना कुछ बच्चे तो ऐसा ही याद करते हैं बस कोई फिक्स ये क्वेश्चन ये हमें करने हैं, ये सोल्व करेंगे, अपने का सोल्यूशन हो जाएगा, अपने आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, पेपर तो ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है। और किसी कारणवश मैं इसको सोल्व करा नहीं पाया क्योंकि कल मैं कहीं बिजी था यहाँ फिर, और एक थोड़ा पेपर का भी अरेंज नहीं हुआ था, आज कहीं से पेपर अरेंज किया है, तो ये थोड़ा सा आज ही सोल्व करवा देते हैं इसको, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो था हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उसने क्या दिया है, एफ जो है आर से आर, रियल नंबर से रियल नंबर पर कोई भी फंक्शन दिया है और एफ एक्स किस प्रकार से परिभाषित किया उसने, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9। तो उसने पूछा है कि एफ इनवर्स 8 एंड एफ इनवर्स 9 की वैल्यू पूछी है उसने, ठीक है। एक नंबर में जो क्वेश्चन था पहला वही, ठीक है। तो आपको मालूम ही है कि इनवर्स 8 का मतलब है कि इसकी वैल्यू 8 कब बनती है ना। तो क्या करते हैं आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू 8। तो जिसको क्वेश्चन सोल्व करना तो फास्टली कराऊंगा तो भी समझ में आएगा, मेरे हिसाब से ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इक्वल टू कितना, 8 को मैं इस साइड ले आऊँ, कितना बन जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, और ये 8 इस साइड आएगा तो माइनस का यानी कि प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू के देखो यहाँ पे ऐसे फैक्टर करो जिसका मल्टीप्लाई तो 1 आता हो, ऐड करने पर 5 आ रहा हो, तो ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है। इसलिए क्या करो, यहाँ से आप श्रीधराचार्य फॉर्मूले से इसका क्वेश्चन आंसर निकाल सकते थे, x इक्वल टू माइनस बी यानी कि माइनस का 5 प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 4ac, तो 4ac यानी कितना हो जाएगा 4 अपॉन 2a, तो a कितना है 1, यानी कितना हो गया आपके पास माइनस का 5 प्लस माइनस और ये रूट 21 अपॉन कितना हो गया भाई 2। तो ये क्या आ गया आपके पास, x का मान आ गया, x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 21 अपॉन 2। क्या ये इस रियल नंबर में है, इस रियल से इस रियल नंबर पे फंक्शन डिफाइन है, तो इनवर्स यानी कि यहाँ से यहाँ पे होगा। क्या ये पूरा रियल नंबर ही है, तो ये पूरा रियल नंबर ही है, क्योंकि यहाँ पे आइटा वाइटा कहीं तो आया नहीं है माइनस के अंदर, ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये रियल नंबर ही है, तो ये हो जाएगा x का मान। दूसरा था कि f इनवर्स 9, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 इक्वल टू आपको 9 कब मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से 9 रख देंगे, तो 9 से 9 तो कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0 बनेगा, यानी x लिया आपने कॉमन, तो x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब x एक तो 0 आ गया और एक x कितना आ गया माइनस का 5, यानी 2 की वैल्यू ये 9 मिलती है, एक तो x बराबर 0 पर, एक x बराबर माइनस 5 पर, दोनों पर ही जो फंक्शन की वैल्यू हो कितनी मिलती है 9, और ये मान रखने पर इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी भाई 8 मिलती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये अपना पहला क्वेश्चन था 1 नंबर के लिए। सेकेंड जो क्वेश्चन है वो भी जी था कि 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x क्यूब, ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे आपको फॉर्मूला नज़र आ रहा होगा कि 2 tan, यहाँ पे tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b का अगर फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होता है tan इनवर्स, ठीक है, a प्लस b यानी कि x प्लस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस एक्स गुना एक्स स्क्वायर यानी कि x की पावर 4, यही बनेगा, ठीक है। तो 2 tan और ये tan इनवर्स कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो ये x कॉमन ले लो, कितना बन जाएगा यहाँ से x कॉमन लेने पर कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन ये 1 माइनस एक्स की पावर 4, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 से 10 हट जाएगा, यानी 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन आपका। थर्ड उस क्वेश्चन उसने क्या दिया था, क्वेश्चन नंबर थर्ड जो था उसने दिया है
कि k प्लस 4 माइनस का 1 3 k माइनस 6 ये जो है ये बराबर हो किसके कि a माइनस का 1 3 माइनस का 4, तो a की वैल्यू अपने को फाइंड करनी थी। ठीक है, दो मैट्रिक्स बराबर कब होती है? जब उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट इक्वल होते हैं, यानी कि a किसके इक्वल हो? जब k प्लस 4k, माइनस 1 माइनस 1 के इक्वल है, 3 के इक्वल ही है, और यहाँ से k माइनस 6 जो है वो किसके बराबर होना चाहिए? माइनस 4k। यहाँ पे देखो a की वैल्यू मिल जाती है अगर k की वैल्यू आपके पास होती तो। k की वैल्यू है नहीं, लेकिन k की वैल्यू यहाँ से तो मिल सकती है ना आपको। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? माइनस का 6 उस साइड जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, यानी k आपके पास आ गया 2। ठीक है, और k की वैल्यू 2 जो इसमें रख देंगे तो कितना हो जाएगा? a इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी कि 6, तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ये ही आपका क्वेश्चन था भी। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। व्युत्क्रमणीय व अव्युत्क्रमणीय अवयव को परिभाषित कीजिए। डिफाइन सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी जिसका सारणिक का मान कितना हो? 0। जिसका सारणिक का मान कितना हो जाए? 0 हो जाए, यानी जिस सारणिक का मान किसी भी अवयव हो या किसी भी अवयव के सारणिक का यदि अपन मान निकालते हैं और वो कितना मिल जाए? 0 मिल जाए, तो वो क्या कहलाता है? अव्युत्क्रमणीय। ठीक है, और यदि मोड a नॉट इक्वल टू 0 हो तो क्या कहलाता है? वो व्युत्क्रमण में। ठीक है, केवल व्युत्क्रमण की परिभाषा यही थी कि यदि किसी अवयव के सारणिक का मान कितना न हो? 0 के बराबर नहीं हो, तो वह जो मैट्रिक्स होता है वह कैसा होता है? व्युत्क्रमणीय होता है, यानी कि उसकी इनवर्स मैट्रिक्स जो है वो अपन ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसका मान 0 के बराबर है तो इसका इनवर्स मैट्रिक्स अपन ज्ञात नहीं कर सकते, यानी कि नॉन इन्वर्टिबल होता है ये। ठीक है, तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 4 की डेफिनेशन जो थी वो थी। क्वेश्चन नंबर जो 5 दिया है आपको, वो क्या दिया है? छोटा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि अंतराल f(x) फलन दिया गया है x² माइनस x प्लस 1 न ही तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। किसमें? इस अंतराल में आपको शो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वर्धमान ह्रासमान के लिए आपको मालूम ही किससे शो करेंगे आप इसको? dy बाई dx, यानी f डैश x। तो f डैश x कितना हो गया भाई? 2x माइनस 1। अब 2x माइनस 1 को एक लाइन पर शो कर दो। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करने पर x कितना आ गया? 1/2, यानी कि 1/2। यानी इससे पहले फलन जब रखेंगे अपन एक 1/2 से जब कोई भी बड़ी वैल्यू रखेंगे और उसमें से जब माइनस करूंगा तो मैं यहाँ से देख लो कोई भी वैल्यू रख के तो यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे माइनस आ रहा है, यानी कि जो फलन है ये f डैश x ये ग्रेटर देन 0 है किसके लिए? व्हेन x ग्रेटर देन किससे हो? 1/2 से। और f डैश जो x है वो लेस देन 0 है किससे? जब x लेस देन किससे हो? 1/2 से। यानी इसमें तो यानी कि फलन वर्धमान है, जबकि इसमें कैसा है? ह्रासमान है, यानी इसमें कम हो रहा है, इसमें बढ़ रहा है। तो पूरे इंटरवल की बात करूँ मैं -1 से 1 तक, तो उसमें एक बार घट रहा है एक बार बढ़ रहा है, यानी कि फलन न तो वर्धमान है न ही ह्रासमान है। बस ये आपको शो करना था। उसके बाद था क्वेश्चन नंबर 6, 1/1 प्लस साइन x dx का इंटीग्रेशन। तो बिल्कुल ही 9.1 जो अपनी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन है 1 प्लस साइन x। तो इसको क्या करूंगा? 1 माइनस साइन x से मल्टीप्लाई, 1 माइनस साइन x से इसको डिवाइड कर दो। ऊपर कितना बन गया भाई? 1 माइनस साइन x अपॉन नीचे कितना बन गया? 1 प्लस साइन x 1 माइनस साइन x, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा? ये कोस स्क्वायर x लिख सकता है इसको। ठीक है, अब दोनों को अलग अलग लिख दूँ तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक बार लिख ही देता हूँ, माइनस साइन x अपॉन कोस स्क्वायर को एक बार कोस x लिख दिया और एक बार 1 अपॉन कोस x लिख दिया। ठीक है, dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? 1 अपॉन कोस स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर x होता है, जिसका भी इंटीग्रेशन आप इजीली कर सकते हो। साइन बटे कोस यानी कि tan x, और ये 1 अपॉन कोस यानी कि सेक x, और ये dx भी, ये भी dx है। जब इसका इंटीग्रेशन अलग से करूंगा तो सेक स्क्वायर किसका होता है? tan x का, और माइनस tan x सेक x किसका इंटीग्रेशन होता है भाई? सेक x का, और प्लस कितना हो जाएगा? c। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता आंसर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका जो 6 नंबर का था वो क्वेश्चन। गर्मी बहुत हो रही है भाई, गर्मी से बचकर रहो, ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें। ठीक है ना, पानी बहुत ज़्यादा पिया करो भाई। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, 2i माइनस 3j प्लस 4k। ठीक है, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई पूछा है किससे? 3i प्लस 4j माइनस 4k कैप। ठीक है, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई पूछा है। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट आपको सभी को करने आते हैं। किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं भाई?
आई जे के रखो, आई के जो गुणांक है 2 माइनस का 3 4, ये जो है 3 4 माइनस का 4, बस ये इसको सोल्व कर दो। ये तो होता है क्रॉस प्रोडक्ट याद करना। तो जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ क्या बन जाएगा भाई, यहाँ से 12 माइनस 16 है ना, तो माइनस का 4, यहाँ सोल्व करके लिखूँ 12 माइनस का 16, ठीक है। तो यहाँ पे आई कैप, फिर माइनस जे कैप के साथ कौन आता है, तो माइनस का 8 और सॉरी माइनस का 8 और माइनस का 12 जे कैप, और प्लस के कैप के लिए क्या हो जाएगा 8 और ये माइनस माइनस प्लस का 9 के कैप, ये बनेगा। तो यहाँ से कितना हो गया भाई 16 माइनस का 4 आई कैप, यहाँ से माइनस के 20 यानी प्लस का 20 जे कैप, और ये कितना हो जाएगा 9 17 के कैप। तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, ए आपको दिया गया है 2 3 एंड 4, बी आपको दिया गया है माइनस का 1 2 एंड माइनस का 3, सी आपको दिया गया है माइनस का 4 1 माइनस का 10। आपको शो करना है ये तीनों कैसे हैं, कोलिनियर हैं, ठीक है। और कोलिनियर के लिए आपने 3-4 चीज़ें पढ़ी हुई हैं कि किन्हीं भी 3 बिंदुओं को कोलिनियर शो करने के लिए उनके ट्रायंगल का मान 0 दिखा दो, डिटरमिनेंट में पढ़ा था आपने, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको कोलिनियर शो करने के लिए 3 अगर आपको पॉइंट दिए गए, तो वेक्टर में भी आपने पढ़ा था कि ए कोई भी 3 यदि है, एक ये साइड और ये साइड वेक्टर में आपको मालूम है, तो 1/2 ए क्रॉस बी करके इसका एरिया निकाल सकते हैं ट्राइंगल का, जो कि कितना आ जाना चाहिए 0 आ जाना चाहिए, ये भी आपने पढ़ा था। लेकिन इसमें 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है तो आपके लिए 3D में चला गया है क्वेश्चन। किस में चला गया है 3D में, और 3D में आप इसको किससे सोल्व करोगे, तो पहले आप निकाल लो AB वेक्टर। AB वेक्टर कितना होता है भाई, OB माइनस OA, यानी OB माइनस OA जब मैं करूंगा तो माइनस का 1 और माइनस 2 यानी कि माइनस का 3 आई कैप, ठीक है, और 2 माइनस का 3 यानी कि माइनस का जे कैप, -3 -4 यानी कि माइनस का 7 के कैप, ठीक है। इसी प्रकार से जब जैसे मैंने ए बी ज्ञात किया है, जैसे कि अगर मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है, तो मैं बी सी जब ज्ञात करूँगा तो वो कितना हो जाएगा ओ सी माइनस ओ बी। तो ओ सी माइनस जब ओ बी में ज्ञात करूँगा तो -4 + 1 यानी कितना हो जाएगा भाई माइनस का 3 आई कैप, 1 - 2 तो यानी कि माइनस का जे कैप, और माइनस का 10 + का 3 यानी कि माइनस का 7 के कैप। और जैसे कि आपको मालूम होगा दोनों ही जो वेक्टर हैं एक दूसरे के आगे हैं भाई, पैरेलल आ गए हैं, ठीक है। यानी कि ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इनके डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो जो है वो दोनों ही क्या है इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, सभी दोनों लाइन पैरेलल है, और पैरेलल है तो इसका मतलब क्या हो गई भाई, ये पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों ए बी सी तीनों बिंदु ही कैसे हैं, कोलिनियर बिंदु है। बस तो ये आपको ये शो करना था कि जो यहाँ पे ए बी जो है और बी सी जो है इसके डायरेक्शन रेशियो जो है वो कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 था। क्वेश्चन नंबर 9, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित कीजिए। रेखिक प्रोग्रामन समस्या का जो सुसंगत हल होता है वो क्या होता है भाई, तो सुसंगत हल जो होता है ना, जो भी उसके प्रतिबंध दिए होते हैं और जो भी उसकी समस्या दी गई होती है, तो जब भी प्रतिबंधों को जब आलेखित करते हैं तो उनसे जो परिबद्ध भाग होता है ना, वही क्या होता है, उसका सुसंगत परिबद्ध क्षेत्र होता है, ठीक है। और उसके जो चरम बिंदु होते हैं उन्हीं पर उसका जो कॉर्नर के बिंदु होते हैं, जो परिबद्ध भाग आता है, उन पर उसका क्या मिलता है, अपने को समस्या का हल मिलता है, यानी कि उच्चतम या निम्नतम मान उन्हीं पर प्राप्त होता है। तो बस यही परिभाषा लिखनी थी, रेखिक प्रोग्रामन समस्या का सुसंगत हल को परिभाषित करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो क्या है कि पी ए, तो पी ए कितना है मेरे पास 6/11, पी बी जो है वो कितना दिया है मेरे को 5/11, और पी ए यूनियन बी क्या दिया है आपको कि 7/11, कितना दिया है 7/11, और पूछा क्या गया है आपसे पी ए इंटरसेक्शन बी आपसे पूछा गया है। तो यदि आपको मालूम हो तो पी ए प्लस पी बी किसके इक्वल होता है, पी ए यूनियन बी और प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होता है। ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ये तीनों वैल्यू आपको दी गई थी, तो इसलिए पी ए प्लस पी बी और उसको इस साइड ले आओ माइनस पी ए यूनियन बी,
ये किसके बराबर होगा भाई, पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर होगा। तो सभी वैल्यू पी ए की वैल्यू 6/11 प्लस पी बी की वैल्यू 5/11 और माइनस उसकी 7/11। तो जब यहाँ पे 11 एलसीएम लिया तो कितना आ गया, 6 + 5 यानी कि 11 - 7 तो कितना हो गया भाई 4, यानी 4/11 जो है ये किसकी वैल्यू आ जाएगी, पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर आपका 10 हो गया भाई। ठीक है, तो ये तो था पहला पार्ट आपका, जो एक नंबर के क्वेश्चन थे, बिल्कुल ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, तभी ने 1 नंबर में रखा गया है, 1 नंबर में। ठीक है, अगला जो हमें वो पूछा गया है कि GOF इन्वर्स और इक्वल टू होता है F इन्वर्स O G इन्वर्स की, ये प्रूव करना है। ये थ्योरम आपकी दी गई है, आपको पहले भी बताया जाता है, लेकिन आप बच्चे जो हैं ये ध्यान तो देते नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो है नहीं और क्वेश्चन के अलावा कुछ पूछेगा नहीं, और ये पूछ लिया आप बता दो उसको जाके वहाँ पे एग्जाम सेंटर में जाके बोल दो कि ये तो क्वेश्चन नहीं है, ये तो थ्योरम थी, हम कैसे याद करके बताएंगे इसको, तो हमें तो नहीं मालूम, और वहाँ पे खड़े हो जाओ, नंबर चाहिए तुम्हें इसके, है ना, अब नहीं मिलेंगे। अब देखो यहाँ से, और जब ये प्रूव करना कितना ईजी था, देखो F और G जो यहाँ पे उसने कैसे फलन दिए गए हैं, एक एक की आचार, यानी 1 1 on 2 आपको फलन दिए गए हैं, मतलब उनका इन्वर्स भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। आपको मालूम है कि कोई भी फंक्शन का 1 1 और on 2 होता है तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ से देखो, जब मैं यानी कि F कोई भी फलन माना मैंने A से B पर, और G कोई भी मान लिया मैंने B से C पर। ठीक है, किस प्रकार से है कि जैसे कि F A की वैल्यू कितनी आ रही हो B और F B की वैल्यू कितनी आ रही हो मान लो C। ठीक है, यहाँ से जब इन्वर्स निकालना चाहूँ तो मैं F इन्वर्स B कितना आएगा भाई, यहाँ से F इन्वर्स को साइड ले गया तो A, और F इन्वर्स C निकालना चाहूँ तो कितना आएगा B। अब देखो मेरे को यहाँ से जो प्रूव करना था, तो पहले मैं GOF ज्ञात करता हूँ। GOF जो है वो कहाँ से कहाँ होगा भाई, पहले F फिर G, पहले F फिर G, तो यानी कि A से C पर जाएगा, ये कहाँ से A से C पर। तो A का कोई भी एलिमेंट लिया मैंने, GOF A का एक एलिमेंट ले लिया, तो इसकी वैल्यू निकालो कितनी आएगी, तो G O को हटाया तो F A, और F A की वैल्यू कितनी है, जैसे कि मैंने मानी है B, यानी कि G B, और G B की वैल्यू कितनी है भाई, यानी कि C, यानी कि GOF A की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास C। GOF को मैं उस साइड ले जाता हूँ तो कितना बन जाएगा, A = GOF का इन्वर्स और C, इसको नाम दे दिया मैंने इक्वेशन फर्स्ट। अब जो दूसरा साइड प्रूव करना था वो देखता हूँ मैं, F इन्वर्स O G इन्वर्स। ठीक है, अब इसका देखता हूँ मैं ये वैल्यू जो है ये कहाँ से कहाँ मिलेगी। तो देखो पहले तो ये देखो G इन्वर्स, तो G इन्वर्स मतलब G का उल्टा, यानी C से B पर जाएगा, फिर काम करेगा F इन्वर्स यानी B से A पर जाएगा, यानी C से जाएगा कहाँ पे, ये A पर, यानी C से कहाँ पे जाएगा, ये A पर। तो C का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, C ले लिया, जैसे मैंने ये F इन्वर्स O G इन्वर्स और C। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो यहाँ से क्या बनेगा, ये F इन्वर्स और G इन्वर्स C, ये तो बनेगा। और G इन्वर्स C की वैल्यू कितनी है भाई, सॉरी ये G ले रखा था मैंने, है ना, तो G इन्वर्स C की वैल्यू कितनी है B, तो यानी G इन्वर्स C की वैल्यू कितनी है B, और F इन्वर्स B की वैल्यू कितनी है भाई A, यानी ये किसके बराबर आ गया A की, और ये भी किसके बराबर आया है, जैसे कि A की। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड दोनों बराबर तो आई है, दोनों में A ये तो है, यानी इसका मतलब मैं शो कर सकता हूँ कि GOF इसका जो इन्वर्स है वो किसके बराबर है, F इन्वर्स O G इन्वर्स की। ये लो आपका जो प्रूव होना था प्रूव हो गया, क्योंकि ये इसके बराबर है, क्योंकि ये भी A के बराबर, ये भी A के बराबर, दोनों को मैंने बराबर रख दिया, तो यानी कि GOF का इन्वर्स किसके बराबर आ गया, FOG इन्वर्स के बराबर आ गया है आपके पास। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 था भाई, बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है भाई, A - 2I इक्वल टू कितना दिया है उसने, -1 माइनस का 2 एंड 3 2 1 माइनस का 1 माइनस का 3 1 एंड 0। ठीक है, हो तो A और A का ट्रांसपोज, ठीक है, ज्ञात कीजिए जहाँ I जो है वो 3/3 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो पहले तो मैं यहाँ पे ज्ञात करता हूँ A, क्योंकि मेरे को A चाहिए, A का ट्रांसपोज तो मिल जाएगा, तो A चाहिए तो A को मैं यहाँ से उसको इस साइड ले जाऊँगा ना, तो कितना बन जाएगा भैया, -1 -2 3 2 1 -1 माइनस का 3 1 0, ये बन गया, और -2 साइड जाएगा तो प्लस का 2, तो प्लस का 2 और I, तो I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो होती है, यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब ये भी 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 2 से मल्टीप्लाई, और यहाँ पे भी 2 आ जाएगा, और इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी A की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी आ गई भैया, A की वैल्यू, तो इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये तो एलिमेंट ऐड होने हैं, तो -1 में जब मैंने 2 को ऐड किया तो कितना बन गया, ये प्लस का 1 माइनस का 2 3, ये तो हो गया 2, ये माइनस का प्लस का 3 हो जाएगा, -1 तो -1 ही रहेगा,
ये माइनस का 3 1 और 0 में 2 ऐड हुआ तो 2, यानी ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, ए की। अब यदि मैं बात करूँ ए ट्रांसपोज की वैल्यू, तो ए ट्रांसपोज क्या होता है, यानी इसका ट्रांसपोज यानी पंक्ति को रो को स्तंभ यानी सॉरी रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दो, है ना। तो यानी कितना हो गया ये 1 माइनस का 2 3 2 3 माइनस 1 माइनस 3 1 एंड 2, ये आपके पास बन गया ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको बताना था ए गुणा ए ट्रांसपोज, यानी इन दोनों को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कैसे होगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये आप इजीली गुणा कर सकते हैं इसको, यानी इनको गुणा करना है, यानी 1 1 से गुणा, ठीक है, माइनस 2 से गुणा तो प्लस का 4 और 3 3 से गुणा यानी कि प्लस का 9, ठीक है। जब ये इससे गुणा होगा तो यानी कि 2 और माइनस का 6 और माइनस का 3, जब ये इससे गुणा होगा तो माइनस का 3 और माइनस का 2 और प्लस का 6, ठीक है। फिर इसको जब मैं यहाँ से इससे गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा, ये 2 और माइनस का 6 और माइनस का 3, ठीक है। जब इससे गुणा किया तो 4 प्लस का 9 और प्लस का 1, जब यहाँ से गुणा करूँगा इसको तो कितना बन जाएगा, माइनस का 6 प्लस का 3 और माइनस का 2। इसको जब मैंने गुणा किया यहाँ से तो कितना हो जाएगा, माइनस का 3 माइनस का 2 प्लस का 6, जब इसको गुणा किया तो माइनस का 6 प्लस का 3 और माइनस का 2, जब इससे गुणा किया तो माइनस माइनस प्लस का 9 प्लस का 1 प्लस का 4, यानी कि ये आपके पास बन जाएगा। तो इसको सोल्व करके आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा, 9 10 14 और 6 माइनस के 9 और यानी कि माइनस का 7 3 2 माइनस 5 यानी कि 1, यहाँ से जब इसको ऐड किया तो कितना बन गया भाई, ये माइनस का 7, जब इसको सोल्व किया तो यहाँ से कितना आएगा भाई, ये 14, जब इसको सोल्व करूँगा यहाँ से तो कितना आएगा 3 और माइनस का 9 सॉरी माइनस का 8 प्लस का 3 माइनस का 5, यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई, ये तो 6 माइनस का 5 तो प्लस का 1 और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 8 माइनस का 5 और ये कितना हो जाएगा 14, यानी ये आपके पास आ जाएगी आपकी मैट्रिक्स ए गुणा ए ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 था आपका। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, 2x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इंटू डी एक्स, इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। बहुत से पार्ट आपको आपने पढ़े होंगे इंटीग्रेशन में, तो पहले नीचे अगर इसका यहाँ पे ऊपर कुछ नहीं होता 1 होता कांस्टेंट, तो आप उसको कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व कर सकते थे। अगर इसके फैक्टर हो जाते रूट नहीं होता तो आप उसको सोल्व कर सकते थे, लेकिन इसमें यहाँ पे देखो इसका डिफरेंशिएशन क्या बन रहा है, उस रूप में बनाना पड़ेगा आपको इसको। तो 2x प्लस 3, तो 2x प्लस 3 चाहिए मेरे को, 3 प्लस 2 लिख लेता हूँ मैं, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ 2x प्लस 3 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इसका रूट और dx, और इसको 2 के नीचे एक बार अलग से रख दो, तो 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर रख लो और dx अपॉन कितना हो जाएगा भाई, ये रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ठीक है, ये बनेगा आपके पास। अब यहाँ से तो इसको t मानेंगे तो ये dt तो बनेगा क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ही है, यानी कि जब मैंने इसको t माना तो ये क्या बन गया, dt अपॉन रूट t प्लस 2, इसमें यहाँ से इसको कंप्लीट स्क्वायर बना के सोल्व कर लेंगे, तो इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ये भी dx अपॉन रूट, और यहाँ से इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 3/2 का हाफ कितना होता है, तो यानी कि 9/4 माइनस 9/4, ऐसे इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये तीनों मिलके तो क्या बन जाएंगे, x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, सॉरी प्लस ये बीच में तो प्लस का स्क्वायर, और यहाँ से कितना बचेगा भाई, तो ये बच गया देखो माइनस यानी प्लस का 4 माइनस का 9 यानी माइनस का 5 अपॉन 4, तो इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस का रूट 5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ ना, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन हो गया। तो इसका तो इंटीग्रेशन कितना हो गया भाई, 1 अपॉन रूट टी, तो यानी कि 2 से अगर इसको मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ तो यानी कि 2 से तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से इसको डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन 2 रूट एक्स किसका होता है, रूट एक्स का, एंड 2 और रूट एक्स टी, तो टी की वैल्यू वापस रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 प्लस 2, ऐसे कैसे, ये कौन सा फॉर्मूला बन गया, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, जिसका इंटीग्रेशन कितना होता है 1 अपॉन, ये कितना होता है, सॉरी 1 अपॉन ही लॉग, है ना, और ये कितना होगा
x प्लस, तो x की जगह है x प्लस 3/2 और प्लस रूट कितना, जो भी वैल्यू थी जैसे कि जैसे, यानी कि ये की वैल्यू ऐसे कैसे आएगी, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और प्लस c, तो ये आ जाएगा आपका इसका इंटीग्रेशन। क्या हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 13 जो था वो। ठीक है, रब कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 14, y इक्वल टू रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x ऐसे चल रहा है ये। ठीक है, हो तो यानी कि हमें ज्ञात करना है dy बाई डी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, यहाँ से देखिए। तो dy बाई डी एक्स की जब वैल्यू फाइंड करूंगा मैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ y इक्वल टू log x प्लस, या आगे वो की वही वैल्यू तो है, तो इसको क्यों ना y ही लिख दूँ मैं। क्वेश्चन की होंगी ना, अब क्वेश्चन समझाने के टाइम को ना, क्वेश्चन तो आप तो बताने ही है बस कि केवल कैसे करना था इसको। तो दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर कर दूँ तो वाई स्क्वायर इक्वल टू log x प्लस वाई, क्यों ना मैं इस y को इस साइड ले आऊँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू log x। अब क्या कर दूँ मैं इसका डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा भाई 2y dy बाई डी एक्स माइनस dy बाई डी एक्स वाई का, और log x का कितना हो जाएगा 1/x। दोनों में से मेरे को dy बाई डी एक्स की वैल्यू चाहिए तो कॉमन ले लिया मैंने, कितना बचा 2y माइनस का 1 इक्वल टू 1/x। तो dy बाई डी एक्स कितना बच गया भाई, यानी कि 1/x, और ये भाग में जाएगा तो साइड 2y माइनस 1। तो ये आपका हो गया सोल्यूशन। क्या बन गया इसका सोल्यूशन। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर जो 15 है वो क्या है, थोड़ा सा पानी देना भाई। क्वेश्चन नंबर 15, उसने बोला है कि 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14। इस कर्व पर हमें नॉर्मल का इक्वेशन फाइंड करना है जो कि x प्लस 3y इक्वल टू 6 के क्या हो, पैरेलल हो, समांतर हो गई। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो जैसे कि ये कोई भी कर्व है, इसके ऊपर ये नॉर्मल की इक्वेशन अपने को फाइंड करनी है जो किसके पैरेलल हो, इसके x प्लस 3y इक्वल टू 6 के। तो यानी कि इसका जो स्लोप होगा वही स्लोप इस नॉर्मल का स्लोप होगा ना। तो क्यों ना पहले तो मैं यहाँ से इस लाइन से इसका स्लोप ही निकाल लेता हूँ। तो कितना आएगा भाई 3y इक्वल टू माइनस का x प्लस 6, यानी y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 1/3 x प्लस 6, यानी ये क्या हो गया, इसका स्लोप हो गया माइनस का 1/3। कितना स्लोप हो गया भाई 1/3। अब यहाँ से अगर कर्व का जो स्लोप चाहिए वो तो किससे मिलता है, dy बाई डी एक्स। तो इसका dy बाई डी एक्स निकाल लेते हैं। तो कितना आएगा ये 4x माइनस का 2y dy बाई डी एक्स इक्वल टू 14 का 0। इसको इस साइड लेके जाऊंगा तो dy बाई डी एक्स जो है मेरा वो कितना बन जाएगा भाई 4x अपॉन 2y, यानी कि 2x अपॉन y बन गया। कितना बन गया ये 2x अपॉन y। अब यहाँ पे dy बाई डी एक्स अपने को दिया है, कितना होना चाहिए उसका dy बाई डी एक्स 1/3, यानी ये किसके बराबर होना चाहिए, माइनस का 1/3 के बराबर होना चाहिए। यानी कि ये माइनस का 1/3 यहाँ से एक वैल्यू होती तो मेरे को मिल जाती, लेकिन यहाँ पे x भी है और y भी है, तो इसको मैं एक इक्वेशन ही मानूंगा। कैसे, एक इक्वेशन की तरह बिहेव करेगा। यानी कि यहाँ से बन गया ये 6x और ये उस साइड जाके गुना होगा तो माइनस का y, इस साइड आएगा तो प्लस y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई, इसको नाम देता हूँ मैं इक्वेशन फर्स्ट। और एक इक्वेशन कहाँ से मिल जाएगी मेरे को, यहाँ से क्वेश्चन में, जो कितनी है 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 14। तो यहाँ से कोई भी एक वैल्यू रख दो आप, ठीक है, इसमें से वैल्यू रख लो। जैसे कि तो y की वैल्यू जैसे रखूँगा तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे y की वैल्यू हो जाएगी 6x माइनस का 6x। तो यहाँ पे जैसे कि 2x स्क्वायर माइनस, और यहाँ पे माइनस के 6x का स्क्वायर करूँगा तो 36x स्क्वायर इक्वल टू कितना भाई 14। जब मैंने यहाँ से y की वैल्यू रखी तो y की वैल्यू यही तो है माइनस का 6x, तो माइनस का 6x जब मैं रखूँगा तो उसकी जब स्क्वायर करूँगा तो यही तो हो जाएगा। तो यहाँ से कितना बन गया भाई ये माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 36, यानी माइनस का 34x स्क्वायर इक्वल टू 14, यानी x स्क्वायर कितना हो गया भाई यहाँ से 14 अपॉन 34। ठीक है, और यहाँ से माइनस साथ में आ जाएगा, तो यानी x कितना आ गया रूट माइनस का 14 अपॉन 34। x की वैल्यू किस में रख दो, इसी क्वेश्चन में रख दो। x की वैल्यू यहाँ से रख दो, यहाँ से फिर इसमें रख लो। x की वैल्यू जब इसमें रखूँगा मैं यहाँ से
जब यहाँ से वैल्यू रखूँगा मैं, सॉरी कहाँ पे था थोड़ा सा, थोड़ी मिस्टेक कर दी, एक बार वापस आते हैं थोड़ा सा। तो इसका स्लोप था ये कितना था, -1/3। ये किसका स्लोप है, उसके नॉर्मल का स्लोप। और किसी भी बिंदु पर उसके नॉर्मल का स्लोप जो होता है वो कितना होता है, -1/3 होता है। तो जब मैं -1/3 रखूँगा तो ये यानी कि हो जाएगा कितना, 3। कितना हो जाएगा भाई, ये -1/3 यानी कि 3 हो जाएगा। ये तो मैंने गलती कर ही दी थी यहाँ से, तो इसको थोड़ा सा वापस लेके आते हैं यहाँ तक, ठीक है। तो 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना बनेगा भाई, यहाँ से 0, ठीक है। 2x माइनस का 3y इक्वल टू कितना बनेगा, 0। तो यहाँ से जब इसको सोल्व करूँगा मैं, अब कितना हो जाएगा भाई, यानी कि तो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो माइनस वाई जब स्क्वायर करूँगा तो y का मान कितना हो जाएगा, 3y इक्वल टू 2x, तो यानी कि y इक्वल टू 2/3x, यानी कि 4/9x स्क्वायर इक्वल टू कितना, 14, ठीक है। तो 9 लिया मैंने यहाँ से एलसीएम, कितना हो जाएगा भाई, 18x स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 9। तो यहाँ से 9 उस साइड चलाई गई है ना, तो यहाँ से 14 माइनस 4 यानी कि 14x स्क्वायर इक्वल टू 14 इंटू 9। तो 14 से 14 कैल्सियम, x कितना आ गया, +-3, यानी x कितना आ गया, एक तो प्लस का 3 और एक माइनस का 3। तो जब x प्लस का 3 होगा, यानी कि जब x 3 होगा तो y कितना आ जाएगा भाई, x जब प्लस का 3 होगा तो प्लस का 3 रखते हैं 6, और ये उस साइड जाएगा तो माइनस का 6, यानी कितना हो गया भाई, देखो जैसे कि 2 × 3 माइनस का 3y इक्वल टू 0। जब यहाँ से इसको मैंने सोल्व किया तो ये कितना आ जाएगा भाई, y इक्वल टू 2, यानी कि y कितना आ गया मेरे पास, तो y इक्वल टू 2। एक पॉइंट ये आ गया। एक जब x कितना हो, माइनस का 3 भी हो सकता है ना, तो x जब माइनस का 3 हो तो कितना हो जाएगा भाई, x जब माइनस का 3 होगा तो -6 माइनस 3y इक्वल टू 0, यानी y जब उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा -2। कितना आ जाएगा, -2। तो y आ जाएगा आपका -2, यानी ये 2 पॉइंट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। तो उस पर अभिलंब का अपने को क्या निकालना है, समीकरण, नॉर्मल का समीकरण निकालना है। तो यहाँ से नॉर्मल का समीकरण क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू dy/dx, वो भी माइनस के साथ, तो ऐसा रख दो -1/dy/dx, और x माइनस x1 होता है यहाँ से। तो y माइनस y1 एक पॉइंट के लिए निकाल देता हूँ मैं इसके लिए, जैसे कि तो y1 कितना है 2 इक्वल टू -1/dy/dx, तो ये था ही अपने पास -1/3 जो उसका स्लोप होता है वो, है ना। और ये कितना हो जाएगा, x माइनस x1 कितना है मेरे पास 3, तो ये हो जाएगी उसकी इक्वेशन, ठीक है। अब जब दूसरी इक्वेशन निकालनी हो तो यहाँ पे x की जगह कितना रख दो, एक बार -2 और ये -3, तो यानी ये प्लस और ये भी प्लस हो जाएगा, ये दूसरी इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 नॉर्मल की इक्वेशन आएगी जो उसके, ठीक है, पैरेलल होगी इस प्रकार से। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका, जो कितने नंबर का क्वेश्चन था, ये 15 नंबर का जो क्वेश्चन था वो। तो ये आपका 15 नंबर का क्वेश्चन था। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की, ठीक है। थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ फास्टली करने की, वरना थोड़ा वीडियो लंबा न बन जाए। और आपको भाई क्वेश्चन समझाने तो है ही नहीं, क्वेश्चन तो समझने तो अगर पढ़ लिए हैं पहले ही, और जिसने नहीं पढ़े तो उसको अब पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है मेरे हिसाब से। इक्वल टू कितना है, π/3, इसको सोल्व करना है। और ये क्वेश्चन मैं बहुत बार करवाता हूँ, तो बच्चों को भी बताता हूँ कि कभी भी ध्यान देना, साइन में कभी भी सोल्व मत किया करो। एक क्वेश्चन है आपके जो साइन में भी सोल्व हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रूट अटक जाएगा, रूट सोल्व नहीं हो पाएगा आपसे, और बच्चों ने वही फिर गलती की है, ठीक है। यहाँ से आप इसको कोस में चेंज कर लो ना, तो कोस में किस प्रकार से चेंज कर सकता हूँ, π/2 माइनस कोस इनवर्स x, ये क्या होता है, साइन इनवर्स x तो होता है। इसी प्रकार इसको भी चेंज कर दो, तो π/2 माइनस कोस इनवर्स 2x किसके इक्वल हो गया, ये π/3 की। कोस की वैल्यू तो सभी उस साइड ले जाओ और इसको इस साइड, तो π/2 पाई, और पाई माइनस π/3 इस साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई 2π/3 इक्वल टू कितना, कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स 2x। फॉर्मूला लगा दो, 2π/3 इक्वल टू कोस इनवर्स कोस a प्लस कोस b का फॉर्मूला क्या होता है, xy, तो x गुना y यानी कि 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर, ये बनेगा। कोस इनवर्स को इस साइड ले आओ, बन जाएगा कोस 2π/3, और कोस 2π/3 का मतलब होता है कोस पाई माइनस π/3, ठीक है। और इक्वल टू किसके, यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस √1 माइनस x स्क्वायर √1 माइनस 4x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी, कोस पाई माइनस यानी कोस π/3, और कोस π/3 की वैल्यू 1/2, और यहाँ पे कोस कितना है
पाई माइनस यानी सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस का 1/2 इक्वल टू 2x² माइनस का, तो यहाँ पे आप ऐसा करो, चलो एक बार लिख ही देता हूँ, √1 - x², √1 - 4x²। इसको तो इस साइड ले आओ, इसको उस साइड ले जाओ, तो कितना बन जाएगा ये 2x² प्लस का 1/2 और इसका होल स्क्वायर, उसको इस साइड ले आया और कंप्लीट स्क्वायर कर दिया। ये उस साइड जाएगा तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 1 - x² और 1 - 4x², ये तो बनेगा। अब कंप्लीट स्क्वायर कर दो यहाँ से, तो हुआ तो कितना हुआ 4x⁴ प्लस 1/4, और यहाँ से जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 × 2 यानी कि 2x², ये तो बनेगा, ठीक है। और ये जब मैं इसको मल्टीप्लाई किया तो 1 - 4x² माइनस x² माइनस माइनस प्लस 4x⁴, ये 4x4 से 4x4 कैंसिल, और कुछ कैंसिल हो रहा है, माइनस का 5x², और इस साइड आएगा तो प्लस का 5x² यानी 7x², और 1 उस साइड है, और ये माइनस का 1/4 जाएगा तो 1 - 1/4 यानी कि 3/4, यानी कि x² कितना हो गया 3/28 ही बनेगा, ठीक है। तो x कितना हो गया, थोड़ा सा अटपटा आ रहा है, ठीक है, √3 अटपटा सा आया है कुछ, है ना, कि √3/28, ये आपका जो इसका सॉल्यूशन है, किसका x का मान जो है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 16 जो था आपका वो, ठीक है। क्वेश्चन भी 3 नंबर में था भाई, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आप बिल्कुल नेगलेक्ट कर दो, इतना ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन कोई ना था। उसके बाद क्या दिया है क्वेश्चन, प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है 1 + a 1 1 1 1 + b और ये 1 1 1 1 + c। तो इससे अच्छा क्वेश्चन आना चाहिए था, लेकिन बहुत ही इजी क्वेश्चन दिया इसने कि 1 + 1/a + 1/b + 1/c। इसमें CBSE के क्वेश्चन अच्छे होते हैं भाई, ठीक है, डिटरमिनेंट के क्वेश्चन जो होते हैं CBSE के वो वाकई अच्छे होते हैं। आपके तो गिनती के ही कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, उसमें 2-1 क्वेश्चन अच्छे भी हैं, उनमें से कोई क्वेश्चन डालना चाहिए था, लेकिन उसने ये डाला, चलो कोई बात नहीं, फिर भी इसको प्रूव करते हैं। देखो हमें थोड़ा सा प्रूव करना, उसकी तरफ ध्यान देते, तो ABC चाहिए हमें, तो ABC कहीं से कौन बना सकता है, क्यों ना निकाल लिया जाए, पहली रो से A निकाल लो, दूसरी से B और तीसरी से निकाल लेता हूँ C, तो बाहर तो कितना आ गया ABC, ये क्या बनेगा यहाँ से 1 + 1/a, ये बन जाएगा 1/a और ये भी 1/a, इसमें से 1b बाहर निकाला पूरी में से, तो 1/b 1 + 1/b और ये 1/b, इसमें से पूरी में से c निकाला है तो 1/c 1/c 1 + 1/c बन गया, ठीक है। अब आपको सभी को नज़र आ रहा होगा कि तीनों को यदि मैं जोड़ देता हूँ, पंक्तियों को, यानी रो को मैंने जोड़ दिया R1 में, R1 + R2 + R3, अगर तीनों को मैंने ऐड कर दिया, तीनों को मैंने यदि ऐड कर दिया तो क्या बनेगा, यहाँ से देखिए A B C तो रह गया, ठीक है, तीनों को ऐड किया तो 1 + 1/a + 1/b + 1/c, इसी प्रकार तीनों को ऐड किया तो वही बन रहा है 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और ये तीनों को जब ऐड किया तो बन रहा है 1 + 1/a + 1/b + 1/c, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 1/b/1/c, ये 1 + 1/b 1/c 1/b 1 + 1/c, ये तो बनेगा। अब तीनों में से क्या आ गया बाहर 1 + सॉरी, तो यहाँ से देखो थोड़ा सा कि ABC तो था ही, तीनों में से बाहर आ गया 1 + 1/a + 1/b + 1/c, पहली रो में से कॉमन आ गया, क्या बच गया 1 1 1, ये कितना बच गया 1/b 1 + 1/b और ये 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c, ये बच गया इसमें से, ठीक है। अब यहाँ से आप इसको क्या करेंगे कि यहाँ से 2 को 0 बना लो, 2 को 0 बनाऊंगा कैसे, कॉलम सेकंड में, कॉलम सेकंड माइनस कॉलम फर्स्ट, और एक कॉलम थर्ड में भी चेंज कर दिया, कॉलम थर्ड माइनस कॉलम फर्स्ट, तो कितना बनेगा ABC, और यहाँ से 1 + 1/a + 1/b + 1/c, और ये कितना बन गया भाई, इसमें से फर्स्ट कॉलम में तो कोई चेंज किया ही नहीं, ये तो ऐसे कैसे, उसमें से गया तो 0, वहाँ पे गया तो 0, इसमें से माइनस किया तो 1, इसमें से माइनस किया तो 0, इसमें से जब मैंने माइनस किया तो कितना बन जाएगा भाई, यहाँ से ये 0 और इसको मैं माइनस किया तो 1, ये तो बना। और जब इस प्रकार की कोई भी वैल्यू मिल जाए जिसमें, ठीक है, तो यहाँ से आप इसका एक्सपेंशन कर देंगे, इसके लिए इसका एक्सपेंशन करेंगे तो दोनों गायब ही हो गए, ठीक है। तो ये कितना बन जाएगा 1 - 0 यानी कि 1 ही आ गया इसकी वैल्यू, पूरे की वैल्यू, तो यानी कितनी बन गई ABC 1 + 1/a + 1/b + 1/c, तो ये क्या हो गया आपका प्रूव हो गया, जो आपको सोल्व करके दिखाना था कि प्रूव करके दिखाओ ये इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर आपका जो कितना था
क्वेश्चन नंबर 17 जो था ये सोल्व हो गया अभी। क्वेश्चन नंबर 18, थ्री 303 210 402 एक्स वाई और जेड इक्वल टू 814 प्लस 2y जेड 3y, इसको सोल्व करना था आपको। ठीक है, तो इस इक्वेशन को सोल्व करने से पहले आपको मालूम होगा, तो पहले आपको इसे फिर से एक बार वापस लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखना होगा। तो जब मैं इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में लिखूंगा तो कैसा होगा, ये 3x प्लस 0y प्लस 3z, इसको जब मल्टीप्लाई किया तो कितना हो गया 2x प्लस वाई प्लस 0z, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x प्लस 0y प्लस, और ये कितना है 2, ये 2 ही होगा, हाँ 2 ही है, तो 2z ये तो बना, और इक्वल टू किसके है आपके, दोनों को ऐड कर दो तो 8 प्लस 2y, और ये 1 प्लस z, और ये है 4 प्लस 3y, इसके इक्वल है ये, है ना। अब इसको वापस से जब मैं x y z को सभी को एक साइड लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा कुछ इस प्रकार से, 3x माइनस का इस साइड आए तो माइनस का 2y प्लस का 3z इक्वल टू कितना 8। इसको जब लिखूँगा तो z इस साइड आ जाएगा मेरा, ठीक है, और z जब इस साइड आएगा तो कितना बन जाएगा 2x प्लस y और माइनस का z इक्वल टू 1। इसको जब इस साइड लेके आऊँगा तो 4x माइनस का 3y प्लस का 2z इक्वल टू का कितना भाई 4, ये बन गया। अब इसको वापस मैट्रिक्स रूप में लिख दो आप। जब इसको मैट्रिक्स रूप में लिखूंगा तो किस प्रकार से लिख सकता हूँ, आपको मालूम ही है कि 3 माइनस का 2 3, 2 1 माइनस 1, ये 4 माइनस का 3 और 2, और x y और z, और ये इक्वल टू बन जाएगा 814। ठीक है, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं b। तो x का जो मान है, x का जो मान है वो कितना हो जाएगा a इन्वर्स इंटू b के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, a इन्वर्स b के, यानी कि आपको चाहिए a का इन्वर्स और जिसको मल्टीप्लाई करना है b से। तो आप ये ज्ञात कर सकते हो, तो इसमें कुछ कराने वाले तो है नहीं ज़रूरत मेरे हिसाब से। ठीक है, क्वेश्चन कर लेंगे, इतना तो बता दिया बस, ये तो इसमें करने लायक था। बाकी इन्वर्स तो सभी को निकालना है था। ए मैट्रिक्स आपके पास दी गई है, ए मैट्रिक्स जो है उसका अगर मैं मोड निकालना चाहूँ तो कितना हो जाएगा, इस मैट्रिक्स का मोड निकाल लो। ठीक है, फिर उसके बाद में जब ए इन्वर्स होता है वो किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। ठीक है, इससे ए इन्वर्स निकाल लेना, बी से मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ जाएंगी आपके पास। ठीक है, तो इसको सोल्व क्या करना है, इसको तो बिल्कुल एक मैट्रिक्स है, थोड़ा टाइम ही खराब होगा बस, और कुछ नहीं होना इसमें। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कुछ है तो नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है भाई, उसने इंटीग्रेट करवाया कोस इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस एक्स और dx, इसका इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन के लिए काफ़ी बार बताया हुआ है कि इस प्रकार के इंटीग्रेशन को जब सोल्व करते हैं तो रूट में जो लिखा हुआ होता है पहले रूट को हटाने की कोशिश करो। रूट कब हट सकता है, तो आपको 3 आइडेंटिटीज़ मालूम है, उनमें से प्लस के लिए आइडेंटिटी कौन सी होती है, tan वाली होती है। यानी कि लेट माना मैंने कि x इक्वल टू a tan स्क्वायर थीटा रख दो, x की जगह मैंने क्या रखा, a tan स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ से पूरा इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, कोस इनवर्स अंडर रूट x की जगह रखा मैंने a tan स्क्वायर थीटा अपॉन a की जगह a है, x की जगह रखा मैंने a tan स्क्वायर थीटा, और dx की जगह तो यहाँ से भी dx बनेगा नहीं, तो dx इसका निकाल लो। तो dx कितना हो गया, a का तो a रहेगा tan स्क्वायर का, यानी कि 2 tan थीटा, और tan थीटा का sec स्क्वायर थीटा, यानी ये बन गया, यानी कि 2a tan थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा d थीटा। ये आपका चेंज हो गया इस प्रकार से। ठीक है, अब आप इसको चेंज करो भाई, कोस इनवर्स कितना बन गया, कोस इनवर्स। तो यहाँ से जब आपने इसको निकाला कोस इनवर्स, तो ये कितना बनेगा, देखो a एलसीएम ले लूँ यहाँ से, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बन गया tan स्क्वायर थीटा, नीचे जब a कॉमन लिया मैंने तो a कॉमन लेने पर बचा 1 प्लस tan स्क्वायर, और 1 प्लस tan कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा इंटू
2a tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। रूट से जब बाहर आएगा तो कितना बन जाएगा ये कोस इनवर्स, ठीक है। और ये कितना बनेगा भाई tan बटा सेक, है ना। tan अपॉन सेक कितना होता है, तो साइन बटा कोस, और ये 1 अपॉन कोस, कोस से कोस कैंसिल, यानी कि साइन थीटा। कितना बना साइन थीटा इक्वल टू 2a tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, जिसका इंटीग्रेशन अपन को करना है। यहाँ से थीटा मैंने 2a तो कांस्टेंट है, मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। यहाँ से थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा को π/2, देखो कोस इनवर्स कोस π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता मैं। कोस π/2 माइनस 2 थीटा होता है, वो भी किसके बराबर होता है भाई, कोस π/2 माइनस थीटा। यहाँ से कोस फिर हट जाएगा, साइन तो बनता है ये तो, है ना। और ये कितना रह गया tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से जब मैंने इसको हटाया तो ये हट जाएगा, केवल कितना बचेगा भाई, यहाँ से देखिए कि 2a तो बाहर, और ये कितना हो गया कोस से कोस इनवर्स हटने पर, यानी कि π/2 माइनस का थीटा और tan थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितना बन गया 2a बाहर, इंटीग्रेशन इसके साथ क्या दो π/2 tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और माइनस इंटीग्रेशन थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये तो बना, इसका इंटीग्रेशन π/2 तो बाहर ही आ जाएगा इसमें से, ठीक है। और इंटीग्रेशन करेंगे tan x सेक स्क्वायर tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का, और माइनस इसमें से थीटा tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा का। यहाँ से tan x को हम क्या मान लो t मान लेते हैं हम, जैसे कि tan थीटा क्या मान लिया t, तो सेक स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा dt बन जाएगा भाई यहाँ से। इसी प्रकार से इसमें t माना, इसको तो क्या बन जाएगा ये सेक स्क्वायर डी थीटा dt बन जाएगा। अब थीटा को वैल्यू वापस चेंज कर देंगे तो tan इनवर्स, तो यहाँ से जो बनेगा ये क्या बन जाएगा 2a π/2, इसको मैंने t माना तो ये बन गया dt, है ना। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ t dt, ठीक है। फिर माइनस यहाँ से इसको मैंने t माना तो ये क्या बन गया dt, तो ये कितना बन गया t और dt, और थीटा की वैल्यू चेंज करेंगे तो tan थीटा को जब मैंने यदि t माना है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan इनवर्स t, यानी tan इनवर्स t, और ये dt ये बन जाएगा आपके पास, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन जैसे कि 2a π/2, t का करेंगे इंटीग्रेशन तो t²/2, ठीक है। और माइनस जैसे कि यहाँ से, तो ये क्या है t tan इनवर्स t, तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड मान के इसका इजीली क्वेश्चन हो जाएगा कि tan इनवर्स को क्या मान लेते हैं, जैसे कि आइलेट इनवर्स को फर्स्ट मानते हैं, तो ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी कि इसको जब मैं करूँगा तो फर्स्ट ऐसे कि ऐसे, यानी tan इनवर्स t ऐसे कैसे, और t का इंटीग्रेशन यानी कि t²/2, और माइनस फिर क्या करेंगे यहाँ से इंटीग्रेट, ठीक है। माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और tan इनवर्स t का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है 1/1 प्लस t², ठीक है। और सेकंड का इंटीग्रेशन यानी t का इंटीग्रेशन t², जब इसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन कर देंगे, तो जब ये इंटीग्रेशन हो गया ये इंटीग्रेशन हो गया, इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे तो +1 -1, तो +1 करते ये तो 1 हो जाएगा, और ये 1 + 1 t² हो जाएगा। इसका तो कितना हो जाएगा 1 का तो t, और 1/1 + t² का कितना हो जाएगा tan इनवर्स t, t की वैल्यू वापस रख दो, पूरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 19 था, जो इंटीग्रेशन दिया था आपको। रफ कर दो इसको। क्वेश्चन नंबर 20, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, परवलय y² बराबर 4x और x² = 4y के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। y² = 4ax एंड x² = 4by, इससे बाउंडेड एरिया। पहले तो डायग्राम बनाते हैं। y² बराबर 4x, यानी y प्लस का रखो चाहे माइनस का, x पॉजिटिव रहना है। x² बराबर 4ay, ये लो भाई, ये तो डायग्राम बनना है। अब यहाँ से इसका मान निकाल दो, तो पहले तो हमें ये पॉइंट चाहिएगा, तो ये पॉइंट कौन सा होता है दोनों का इंटरसेक्ट पॉइंट, तो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू उठा के रख दो, क्यों ना यहाँ से y की वैल्यू रख दूँ। y की वैल्यू कितनी है भाई x² / 4 भी इसमें रख दो, तो x⁴/4 b का कितना हो जाएगा भाई 4b² हो जाएगा 16b²
इक्वल टू 4ax, x से एक कैंसिल हो गया, क्यूब बचा यहाँ पे, तो एक्स क्यूब इक्वल टू कितना हो गया 64ab स्क्वायर है। एक्स कितना आ गया भाई 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, ये बनेगा है ना। तो यहाँ से x की वैल्यू तो ये आ गई 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। y की वैल्यू वैसे आवश्यकता भी नहीं है y की वैल्यू निकालने की, तो ये पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो तो ये आ गया। अब जब मैं यहाँ से इसका एरिया निकालना है, मेरे को बाउंडेड एरिया इसी का तो निकालना है, तो इसका बाउंडेड मैं एरिया निकालूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, यहाँ से ये जो पट्टी है यहाँ से लेकर यहाँ तक चलेगी, x पर तो दोलन करेगी, x पर मूव करेगी तो x की लिमिट सी है मेरी की, यानी कि लिमिट बन जाएगी 0 से और कहाँ तक 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। और y dx माइनस ये 0 से 4 और ab स्क्वायर की पावर 1/3 y dx। ये जो y है ये y कहाँ से आएगा, ऊपरी सिरा जहाँ पे है, ऊपरी सिरा किससे है, इस परवलय पर। ये परवलय कौन सा था, ये y स्क्वायर माइनस 4ax से आएगा ये मान, ठीक है। और ये y का मान जो है कहाँ से आएगा, यह मान आएगा x स्क्वायर इक्वल टू 4by से। दोनों के मान रख देता हूँ, तो कितना बन जाएगा भाई ये 0 से 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, और जो इस y का मान रखूँगा तो यहाँ से जब y का मान रखूँगा कितना आएगा ये √4ax, ठीक है। और माइनस ये लिमिट 0 से 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, और ये y, इसका y का मान कितना हो जाएगा भाई x स्क्वायर अपॉन 4b, x स्क्वायर अपॉन 4b d, ये y का मान आएगा, ठीक है, dx, और ये भी dx है, माइनस ये बाहर है, ठीक है। इसमें √2a तो 2 और √a तो आ गया कांस्टेंट है बाहर, और x का जब इंटीग्रेशन करूंगा √x का तो x की पावर 1/2 तो है, तो 1/2 + 1 यानी x की पावर 3/2 अपॉन 3/2 हो जाएगा, तो अपॉन 3/2 2 पर चला जाएगा तो ये 4 बन गया, ठीक है। और इसकी लिमिट कितनी है 0 से लेकर 4ab स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस जब यहाँ से इसका जब इंटीग्रेट करूँगा तो 1/4 भी तो है बाहर कांस्टेंट, और x स्क्वायर करूँगा तो x³ अपॉन 3, और ये कितना हो जाएगा 0 से लेकर 4ab स्क्वायर की पावर 1/3, ठीक है। ये सभी लिमिट्स रख दो तो कितना हो गया 4√a। जब ये लिमिट रखूँगा मैं x की जगह, मैंने ये मान रखा इसका पूरा, तो जब रख दो इसका मान कितना हो जाएगा भाई, देखो यहाँ से 3 तो मैं रख देता हूँ बाहर, ठीक है। और ये इसका हो गया 4 की पावर 3/2, सॉरी, तो 4ab स्क्वायर और इसकी पावर 1/3 और इसकी पूरे की होल पावर 3/2, ये बनेगा -1/4 12 भी लिख देता हूँ, और ये बन जाएगा यहाँ से x की जगह 4ab स्क्वायर की पावर पूरे की होल 1/3 तो पहले ही था, इसकी पावर क्यूब, तो ये तो हट जाएगा, ठीक है। इसको सोल्व करो, 4√a अपॉन 3, 4 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 2 से कैंसिल हो गया 2 पावर 8, और ये बन गया 3/2, जब इसको करेंगे तो 1/3, और ये बन जाएगा यहाँ से, सॉरी हाँ, ये 1/3 तो है ही पहले से, है ना, और उसकी पावर 3/2 यानी कि 1/2 बच जाएगा इसकी पावर, यानी √a, और b की पावर 1/2 यानी कि b बचेगा केवल, ठीक है। और माइनस का 1/12b, और ये हट के बन गया 4ab स्क्वायर। इन सभी को सोल्व कर देते हैं, तो पूरा जब मैं एलसीएम लिया मैंने 12, और b से भी एक कैंसिल हो जाएगा, b की पावर 2 से एक b बचेगा केवल, 12 ही एलसीएम आ जाएगा। तो 12 जब मैंने एलसीएम लिया तो कितना बच गया भाई 4, तो 16 √a और b 8 और रह गया, 16 × 8, ठीक है। और माइनस ये 12 से गया तो कितना बच गया 4ab, ठीक है। तो ये आपके पास मान आ जाएगा, पूरे में से 4 कॉमन पहले निकाल लो, ठीक है। तो 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 बाहर चला गया, यहाँ पे 4 बचेगा, ये लो, और ये कैंसिल हो के 3 बचेगा यहाँ पे, 32 - 1 यानी कि 31ab/3, इस टाइप का कुछ मिल जाएगा आपको, तो ये आपका मान हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन हो जाएगा भाई। तो ये था क्वेश्चन नंबर 20।
फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। क्या है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 32 और वाई इक्वल टू एक्स और एक्स एक्सिस, इनसे बाउंडेड एरिया का अपने को प्रथम क्वाड्रेंट में जो एरिया है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ से इसका बाउंडेड एरिया देखते हैं भाई क्या हो जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 32 यानी कि ये एक सर्किल बनेगा, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई लाइन होती है, इन दोनों से बाउंडेड एरिया ये हो ही गया, ठीक है। यानी ये जो एरिया है ये बाउंडेड एरिया होगा, ये हो जाएगा 0 0 पॉइंट। इसकी रेडियस का पॉइंट आएगा तो रेडियस कितनी है इसकी, √32, और यहाँ पे y का मान जो भी आना है 0 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। ये पॉइंट और फाइंड करो अपने को। तो दोनों रेखाएं जहाँ पे कट करती हैं यानी कि कर्व और ये, तो यहाँ पे जिससे मैं मान रख देता हूँ, y का मान रख देता हूँ इसमें। तो जैसे कि y का मान रखा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 32 एंड 2x स्क्वायर इक्वल टू 32 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। तो x इक्वल टू प्लस माइनस 4 यानी ये आ जाएगा प्लस का 4, इस साइड माइनस का 4, यानी कि ये आ गया 4 और y का मान जो भी आए अभी नहीं मालूम। तो y का मान निकालने की वैसे तो आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि जो हम पट्टी लेंगे यहाँ से, ये पट्टी यहाँ से लेकर यहाँ तक दोलन करेगी इस लाइन तक, और इससे आगे इस पर करेगी ये दोलन, ठीक है। तो यहाँ से ये x में चलना है मान, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0 से लेकर 4 तक जब यहाँ पे मूव करेगी ये लाइन, तो किससे 0 से 4 पर ये y dx, ये y का जो ऊपरी सिरा इस पट्टी का किस पर रहेगा, इस लाइन पर, तो यानी कि आएगा लाइन से मान इसका, ठीक है। और माइनस फिर 4 से लेकर, और जब यहाँ पर √32 यानी कि जब इसमें से 16 और 16 को बाहर निकाला 4√2 ये रख लो चाहे, है ना। √32 का मान ये तो होता है। जो यहाँ तक दोलन करेगी तो ये किसके अनुसार करेगी, इस सर्किल के अनुसार, यानी इस सर्किल से y का मान आएगा, यानी कि y dx, यानी ये कहाँ से आएगा, सर्किल से, ठीक है। दोनों मान रख दो, 0 से 4 और y का मान जो लाइन से रखा तो कितना है x dx, माइनस 4 से 4√2 और y का मान जब यहाँ से रखूँगा तो कितना हो जाएगा 32 माइनस और x स्क्वायर का रूट, ठीक है। तो ये y का मान आ जाएगा dx। ये दोनों मान रख दो अब यहाँ से भाई, इसका इंटीग्रेट कर दो। तो x का जब इंटीग्रेशन किया तो x स्क्वायर बाई 2, मान 0 से लेकर 4 तक, फिर माइनस इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा तो ये हो जाएगा √a² माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि कितना होता है x/2 यानी कि x/2, ठीक है, और √32 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस या प्लस प्लस और a²/2, तो a² कितना है 32 और बाई 2, और कितना हो जाएगा ये a² माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स x/a, तो x कितना है x/a कितना है √32, ठीक है, √32, जिसका मान कितना आया था अभी, जैसे कि √32 का मान हमने निकाला ही था, कितना था भाई 4√2, ये मान आ गया, ठीक है। और लिमिट हो गई इसकी 4 से 4√2, सभी का मान रख दो, लिमिट का मान बस। इसमें जब मैं 4 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर यानी कि 16/2 माइनस, ये देखो भाई पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो जैसे मैंने अपर लिमिट रखी x का मान ये रखा 4√2, तो 4√2 रखने पर ये कितना हो जाएगा भाई 4√2 का स्क्वायर 32 यानी पूरा ही 0 बन जाएगा, और ये यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 32/2 साइन इनवर्स, और 4√2 साइन इनवर्स 1 हो गया यानी कि ये, ठीक है। और फिर माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट रखी मैंने 4, तो 4 रखने 4/2 यानी कि माइनस का 2, और कितना हो जाएगा भाई ये 32 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16, यानी कि 16 का रूट यानी कि 4, और प्लस यहाँ पे 32/2 यानी कितना हो जाएगा 16, और ये साइन इनवर्स यहाँ पे 4 रखा तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा 1/√2, ये हो जाएगी इसकी लोअर लिमिट। सभी मान रख दो, तो कितना आ गया भाई ये 16/2 माइनस का ये कितना बच गया 16, और साइन इनवर्स 1 होता है π/2 पर, ठीक है। और माइनस जब इसको मैं सोल्व करूँगा तो कितना बन जाएगा ये 8 + 16, और ये कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 1/2, तो 1/√2 कितना होता है π/4 पर, तो ये π/4 जब मान रखूँगा तो 4 से 4 पाई ये बनेगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये हो गया है सोल्व, यानी कि 16/2 माइनस ये हो गया 8 पाई
और -8 माइनस का 4 पाई, यानी कि ये बच गया 16/2 माइनस का यहाँ पे कितना बच गया 8 माइनस 4 यानी कि 4 पाई और माइनस माइनस प्लस का 8। इसको थोड़ा और भी सोल्व कर सकते हैं। ये कितना हो गया 8 तो हुआ और 8 और 8 16 माइनस 4 पाई। तो इस प्रकार से ये मान आ जाएगा इसका, ठीक है, जो बाउंडेड एरिया था अपना उसका रीजन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 जो था वो, ठीक है। तो ऐसे इसको सोल्व कर दिया भाई। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर से आगे जो आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखें एक बार। क्वेश्चन नंबर 22, dy/dx प्लस 2x tan इनवर्स y माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। इस रैखिक समस्या को अवकलन समीकरण को हल करना भाई। तो इस अवकलन समीकरण को हल करने के लिए क्या करेंगे भाई, देखो क्यों ना 1 प्लस वाई स्क्वायर को मैं यहाँ से इस साइड ले आऊँ तो 1/y स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो dy/dx 1/1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा 2x tan इनवर्स y और माइनस एक्स क्यूब को साइड ले जाओ प्लस का एक्स क्यूब बन गया ना। यानी कि y के साथ जो मल्टीप्लाई में है वो सारा बन जाएगा। ये यानी कि जो आपकी बर्नौली क्वेश्चन है उसमें से है। यानी कि आप इसको कैसे बना सकते हैं कि tan इनवर्स y को क्या मान लो, आप t मान लेते हैं। tan इनवर्स y को t माना तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy/dx इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई dt/dx, ठीक है। तो ये तो बन गया, यानी ये है dt/dx प्लस ये कितना बन गया 2x और ये क्या माना हमने t इक्वल टू कितना x क्यूब, ठीक है। t के साथ जो मल्टीप्लाई है दोनों ही किसके फलन हैं, x के फलन है। रेखिक अवकलन समीकरण आपके पास बनकर तैयार है, जिसका मान आपको इजीली आपको मालूम ही है कि पहले क्या करते हैं इंटीग्रेट फैक्टर निकालते हैं, जो कि किसका मान होता है e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2x dx। तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी बनेगा e की पावर x स्क्वायर। ये आ गया इंटीग्रेट समाकलन गुणांक। तो यहाँ से t के साथ गुणा, यहाँ पे t है ना, तो t के साथ गुणा e की पावर x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे इंटीग्रेशन x क्यूब और e की पावर x स्क्वायर और ये dx, ये बनेगा आपके पास इसका हल, ठीक है। तो यहाँ से t इंटू ई की पावर x स्क्वायर, बाद में मान रख देंगे इसका, तो t का मान इक्वल टू x क्यूब और e की पावर x स्क्वायर। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं भाई, थोड़ा सा सोच लिए। देखो यहाँ से इसको लिख सकता हूँ x इंटू एक्स स्क्वायर ई की पावर x स्क्वायर dx। अब इसमें क्या करूँगा कि x स्क्वायर को मैं मान लेता हूँ v, ठीक है, या फिर ऐसे यहाँ पर t का मान पहले रख दो। t क्या माना था हमने tan इनवर्स y, और अब यहाँ से नया क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर को t मान लो तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x dx इक्वल टू कितना हो गया dt/2। तो x dx क्या हो गया dt/2, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ कि ये t माना ही है मैंने, t इंटू ई की पावर t और dt और बाई 2 आ गया वो बाहर। अब t इंटू ई की पावर t का बाई पार्ट्स फर्स्ट और सेकंड मान लेते हैं आई लेट से, यानी कि इन्वर्स लॉग और ये अलजेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक और फिर लास्ट में एक्सपेंशन जो फंक्शन होते हैं इसको माना, यानी कि हमने सेकंड। तो इसका कितना हो जाएगा 1/2। तो फर्स्ट ऐसे कैसे, तो यहाँ पे बन जाएगी कि पावर t माइनस 1, ऐसा ये इंटीग्रेशन इसका बन जाएगा, ठीक है। और इस साइड कितना है ये tan इनवर्स y ई की पावर x स्क्वायर, ठीक है। मान रख दो इसको 1/2 है, t की वैल्यू वापस रख दो। t क्या माना था हमने x स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर ये x स्क्वायर माइनस 1 प्लस c। ये लो आपका सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये आपका इस अवकलन समीकरण का हल हो जाएगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 22 था ये। क्वेश्चन नंबर 23,
एक मिनट भाई, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, 1 + y² + x - e की पावर tan इनवर्स y और यहाँ पे dy/dx = 0, इसे सोल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले इसको अगर मैं अपोन में लेके आता हूँ तो ठीक है, यानी कि इसको अगर अपोन में लेके जाऊँगा तो इसमें 2 वेरिएबल हैं और एक वेरिएबल वाले फंक्शन के नीचे लेके जाएंगे, तो जो कि गलत है। मैंने बताया हुआ है पहले भी, जिसने मेरे से पढ़ा होगा, कभी भी एक वेरिएबल के नीचे 2 वेरिएबल वाले फंक्शन को नहीं लेके आते हैं, बल्कि 2 वेरिएबल वाले फंक्शन के नीचे एक वेरिएबल वाले फंक्शन को लेके जाएंगे। तो ये dy/dx माइनस का बनता है तो कोई समस्या नहीं है अपना, यानी कि यहाँ पे इसको क्या करेंगे, जब मैं इसको उस साइड लेके जाऊँगा तो ये x - e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², ठीक है, 1 + y², और यहाँ से बन जाएगा प्लस dx अपॉन dy = कितना भाई, 0, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ dx अपॉन dy प्लस यहाँ से रख लो, इसको नीचे रख लेते हैं, उसको इस साइड ले जाएं पूरा फंक्शन, या फिर यहाँ से 1 + y² और ये इस प्रकार से बन गया, तो ये x अपॉन 1 + y² ये रख लेते हैं केवल, और माइनस का है उस साइड ले जाएंगे तो e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y², अब बन जाएगा शायद। तो x के साथ जो गुणा में है वो दोनों ही फंक्शन किसके हैं, y के हैं, तो ये देखिए अवकलन समीकरण आपका बनकर तैयार है भाई, ठीक है। तो इसको सिंपली आप सोल्व कर सकते हैं। कैसे सोल्व कर सकते हैं, जो IF मानेंगे वो कितना हो जाएगा, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 + y² dy, और 1 + y² किसका होता है, tan इनवर्स का, यानी कि वो e की पावर tan इनवर्स y का, ठीक है। तो ये हो गया आपका IF। तो इसको जब सोल्व करूँगा तो x गुणा e की पावर tan इनवर्स y, इसका जो सोल्यूशन होगा x गुणा ये IF और इक्वल टू q गुणा, तो q कितना है, e की पावर tan इनवर्स y अपॉन 1 + y² गुणा e की पावर tan इनवर्स y, ये तो बनेगा, और साथ में हो जाएगा dy गुणा। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं, तो इजीली इसका इंटीग्रेशन है कि x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू, यहाँ से देखो भाई क्यों ना मैं e की पावर tan इनवर्स y को क्या मान लेता हूँ, v या t जो भी मानो, e की पावर tan इनवर्स y को क्या मान लेता हूँ, t, तो e की पावर tan इनवर्स y, तो ऐसे कैसे, और tan इनवर्स y का कितना होगा, 1 अपॉन 1 + y² dy बराबर dt के, तो क्यों ना यहाँ पे यही तो वैल्यू है ये पूरी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, यानी कि dt के, तो यानी इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा कि t dt, ये तो t हो गया, ये पूरा dt बन गया, तो ये पूरा dt, तो इसका जब इंटीग्रेशन करूँगा तो x e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू t का जब मैंने किया तो t²/2 और प्लस c, t की वैल्यू वापस रख दो, t की वैल्यू क्या मानी थी हमने, e की पावर tan इनवर्स, तो यहाँ पे बन जाएगा e की पावर 2 tan इनवर्स y और प्लस c, तो ये ही आपका क्या बन गया, इसका सॉल्यूशन बन गया अभी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 23 आपका, कितना नंबर, क्वेश्चन नंबर 23। मेरे पास आपका क्वेश्चन नंबर 24, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है, एंड शो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। यानी कि देखो कोई भी एक कोन है, ठीक है, एक शंकु है जिसका अपने को स्लैंट हाइट दी गई है L, यानी कि क्या है, कांस्टेंट है, इतना अपने को मानना ही है। अपने को प्रूव करना है कि इसका जो अर्धशीर्ष सेमी वर्टिकल एंगल है वो tan इनवर्स √2 होगा यदि इसका आयतन कैसा हो, मैक्सिमम हो। तो आपको मालूम ही होगा जब भी मिनिमम या मैक्सिमम किसी की बात की जाती है तो जैसे वॉल्यूम जो इसका है वो ज्ञात करेंगे, वो कितना होता है 1/3 πr² h। मान लो इसकी रेडियस कितनी है r और हाइट कितनी इसकी h, अगर मैं मानता हूँ तो। अब इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, जबकि मेरे को वेरिएबल कितना बनाना होता है 1। तो एक वेरिएबल में किस प्रकार चेंज कर सकता हूँ, क्यों ना मैं इसको नाम देता हूँ a b c o। तो इन ट्राइंगल a b o, ठीक है, अगर ये थीटा है तो साइन थीटा कितना हो जाएगा भाई, मेरे को बताइए ज़रा। तो साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर इसके लिए r है, हाइपोटेनस कितना है l है, तो यानी r की जो वैल्यू है यहाँ से कितनी आ गई l साइन थीटा। और इसी प्रकार से कोस थीटा कितना होता है भाई बेस अपॉन, तो बेस कितना है h अपॉन l, यानी कि यहाँ से h की वैल्यू आ गई l कोस थीटा, यानी कि r और h दोनों का मान मैं l कोस थीटा में रख सकता हूँ ना। तो यहाँ से जब इसका मान रखूँगा तो कितना आ जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर, तो r स्क्वायर कितना है भाई इसका स्क्वायर, यानी l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से है h की वैल्यू कितनी है इसमें, तो l कोस थीटा, यानी से ये क्यूब हो जाएगा l कोस थीटा। तो ये तो बन गया। इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें केवल एक थीटा ही वेरिएबल है, क्योंकि l तो यहाँ पे आपको दिया गया है कांस्टेंट ही है वो तो, क्योंकि ठीक है। अब कोई भी मान मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, जब उसका डिफरेंशिएशन कितना हो 0, तो यानी dv अपॉन डी थीटा किसके बराबर होगा, जब 0 के बराबर। पहले तो dv अपॉन डी थीटा क्या करेंगे 1/3 पाई l क्यूब, और यहाँ से जब इसका डिफरेंशिएशन करता हूँ तो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ से देखो 2 साइन थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का तो, और साइन थीटा का कोस थीटा, तो कोस पहले से ही है तो कोस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा मैंने रखा ऐसे कैसे, और कोस थीटा का जब मैं करूँगा तो कितना हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा होगा तो माइनस साइन क्यूब थीटा, यानी ये स्क्वायर हो जाएगा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब कभी भी मान जो होता है वो मैक्सिमम मिनिमम कब होता है, जब dv अपॉन डी थीटा किसके बराबर हो 0 के बराबर, इसका मतलब ये किसके बराबर हो 0 के बराबर, ये 0 के बराबर रखूँगा तो पूरी वैल्यू 0 के नीचे जाएगी 0 ही, यानी ये वैल्यू भी कितनी हो गई 0, यानी 2 साइन थीटा कोस स्क्वायर थीटा बराबर किसके साइन क्यूब थीटा के, एक साइन थीटा से इसका स्क्वायर बचेगा केवल, ठीक है। कोस स्क्वायर को उसके नीचे ले जाऊँ तो 2 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा हो गया, एंड 2 इक्वल टू कितना हो गया टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन थीटा कितना √2, तो थीटा कितना भाई टेन इनवर्स √2, यानी कि थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स √2 पर इसका जो मान है या तो मैक्सिमम होगा या आपका मिनिमम होगा, और जबकि आपको मालूम है कि आपको वॉल्यूम जो है वो कैसा शो करना है मैक्सिमम, तो उसके लिए आपको आंसर तो यहीं से मिल गया, लेकिन फिर भी शो करना पड़ेगा कि d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर, तो d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर करेंगे तो यानी इसका दोबारा से अवकलन करूँगा मैं, डिफरेंशिएशन करूँगा तो 1/3 पाई l क्यूब, और जब इसका डिफरेंशिएशन किया तो कितना हो जाएगा भाई 2 साइन थीटा का किया तो कोस थीटा, यानी कि कोस क्यूब थीटा, और फिर प्लस 2 और साइन थीटा ऐसे कैसे कोस स्क्वायर थीटा किया तो यानी कि 4, और ये कोस थीटा और साइन थीटा ऐसे कैसे है कोस थीटा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस साइन क्यूब थीटा करूँगा जब मैं तो कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, तो ये इसका साइन क्यूब थीटा का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा, ये इस प्रकार से हो जाएगा। और जब आप इसमें थीटा इक्वल टू रखेंगे टेन इनवर्स √2, तो ये जो वैल्यू है ये कैसी मिलेगी आपको लेस देन 0, लेस देन कैसी मिल जाएगी 0, यानी कि इस पर थीटा बराबर जो टेन इनवर्स √2 है इस पर जो आपका वॉल्यूम है वो कैसा है मैक्सिमम है, उसी के लिए आपको शो करना था कि जो थीटा होता है वो कितना होता है टेन इनवर्स √2 होता है, थीटा कितना होता है टेन इनवर्स √2। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 24 का जो था, ठीक है। तो बस ये अब लास्ट जो इस क्वेश्चन में क्वेश्चन पर बचा है 25 नंबर, फिर बचेंगे आपके 6 नंबर वाले क्वेश्चन, है ना। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है देखिए भाई, वन मिनट, देखिएगा, एक प्रोग्राम में समस्या को हल करना है, मैक्सिमम निकालना अपने को z इक्वल टू 2x + 3y का, जहाँ पे प्रतिबंध आपको दिए गए हैं कि 4x + 6y लेस देन इक्वल टू 16, 2x + y लेस देन इक्वल टू 20, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। इस समस्या को आपको हल करना है। सॉल्यूशन करेंगे, डायग्राम बनाओ पहले तो देखो इससे सब मैं लिखूँगा तो किस प्रकार से लिखूँगा, अपॉन 60 यानी कि x अपॉन 60 को इस साइड लेके आया तो ये कितना हो जाएगा 15, और प्लस y अपॉन 10 लेस देन इक्वल टू 1, यानी x पर 15 और y पर कितना भाई 10। ये देखा कुछ इस प्रकार से जाएगी, ठीक है। अब किस साइड होगी ये, तो 0 0 देख लो रखकर, 0 0 0 0 6 से छोटा होता है, हाँ, यानी कि ये इस साइड रहेगी ये रेखा, ठीक है। दूसरी रेखा ये है,
यानी कि x अपॉन 10 प्लस y अपॉन 20 लेस देन इक्वल टू 1, ये बनेगा ना। यानी x पर तो 10 यानी कि 10 0 और y पर 20 यानी कहीं ऊपर यानी कि 0 20, ये मान। यानी ये रेखा जाएगी कुछ इस प्रकार से, ठीक है। ये भी किस साइड होगी 0 0 यानी कि इस साइड ही होगी। और ये तो x और y एक्सिस हो ही गए, यानी कि आपका जो बाउंडेड एरिया है ये आ गया आपके पास, ठीक है। इसके दो मैक्सिमम या मिनिमम जो मान आएंगे या तो इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर, और एक पॉइंट ये हो गया जो इन दोनों रेखाओं का जो प्रतिच्छेदित बिंदु है, तो वो पहले निकाल लेते हैं। तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको क्यों ना मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 4x प्लस 6y और इक्वल टू मानते हैं 16 अपन, और इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 4x प्लस का 2y और इक्वल टू 14, माइनस किया ये माइनस ये तो कैंसिल हो गया, 6 माइनस 2 यानी कि 4y इक्वल टू कितना हो गया भाई 20, यानी y इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 5। और y की वैल्यू 5 रख दो किसी भी एक इक्वेशन में, y की वैल्यू जो 5 रखा हमने, y की वैल्यू 5 रखी तो ये हो गया जो x आ गया आपका वो कितना आ गया भाई 5 जब रखूँगा तो -15 और 15/2, यानी ये जो पॉइंट है यह है 15/2 एंड 5। तो आपके जो इसके मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे होगी, तो पॉइंट जो बिंदु है A कौन सा, या तो इस बिंदु पर 0 10 पर, B किस पर 0 0 पर भी हो सकता है, C किस पर हो सकता है वो 10 0 पर भी हो सकता है, और D किस पर हो सकता है वो 15/2 एंड 5, इनमें से किसी एक बिंदु पर होगी। देख लेते हैं जो भी अपना फंक्शन दिया गया था f(x) कितना दिया गया है 2x प्लस 3y, जो भी अपनी समस्या दी गई थी, यानी कि इसका मैक्सिमम मान चाहिए अपने को। तो x की जगह 0 y की जगह 10 रख दो, तो x की जगह जैसे 0 रखा y की जगह 10 रखा तो ये आ गया 30, x की जगह 0 0 रखेंगे तो आ जाएगा 0, 10 0 रखा तो ये हो गया 20, और जब 15/2 और 5 रखूँगा तो कितना हो जाएगा 15/2 यानी कि 2 से 2 कैंसिल 15 और प्लस और 5 तो यानी कि 15 यानी कि कितना हो गया 13, यानी कि दो बिंदुओं पर इसका क्या आ रहा है मैक्सिमम मान आ रहा है, किस किस पर 0 10 और दूसरा इस 15/2 और 0 10, यानी कि ये मान जो है, यानी कि इस रेखा पर और इस मान पर दोनों पर ही मैक्सिमम मान आ रहा है। इसका मतलब कि यहाँ इस रेखा पर मान हमेशा ही कैसा मिलेगा मैक्सिमम मिलेगा। तो ये जो मान होगा कौन सा, इसको नाम दे देता हूँ मैं, जैसे कि इसको नाम दे दिया, यानी कि कौन सा नाम दिया है मैंने D और ये दिया है A, यानी कि AD रेखा पर समस्या का हल होगा, ठीक है। कोई एक पॉइंट नहीं आएगा इस पर, प्रत्येक बिंदु जो होगा इस रेखा पर उन सभी बिंदुओं पर ही उसका मान कैसा मिलेगा आपको मैक्सिमम मिलेगा। कैसा भाई मैक्सिमम। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, ठीक है। एक मिनट मैं वीडियो चेक कर लेता हूँ, कहीं वीडियो चल नहीं रही हो और अपन ऐसे ही पढ़ रहे हो, ठीक है। चल रही है भाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 25 हो गया। अब जो अपना सेशन है सेक्शन D है, उसमें क्या है कि 5 क्वेश्चन है, प्रत्येक नंबर 6 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का 6 नंबर का क्वेश्चन। और बड़ी दुविधा की बात है और बड़े दुख की बात है कि इसमें अब की बार कोई भी अथवा में क्वेश्चन नहीं मिला, यानी कि क्वेश्चन जिसके जिन बच्चों ने कुछ पार्ट वाइज किए रखते हैं ना, ये छोड़ देंगे अब ये करेंगे बस इसमें से एक अथवा में या जो भी है मिल जाएगा, तो वो अब इसमें से नहीं मिला, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 जो था वो क्या दिया था कि f(x) बराबर मोड x माइनस 1 प्लस 2 मोड x माइनस का 2 प्लस 3 मोड x माइनस 3 बिंदु 1 2 3 पर सातत्यता एवं अवकलनीयता का परीक्षण करो। देखिएगा क्वेश्चन हाँ बड़ा है, क्वेश्चन बड़ा है मैं मानता हूँ, लेकिन ये मैंने पहले एग्जाम्पल मेरे हिसाब से मैंने ये ही करवा रखा है। आपने देखा होगा कि जो लिमिट है, लिमिट पढ़ाने के बाद जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो वो यही क्वेश्चन करवाया था मैंने, इसी में मोड फंक्शन खोलना बताता हूँ, तो यही इस टाइप का एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें क्या है, जिन जिन बिंदुओं पर चेक करनी उन सभी बिंदुओं पर चेक कर दो भाई, क्या समस्या है उसमें। पहले तो फंक्शन लिखना आना चाहिए, केवल फंक्शन लिखना आ गया तो लिमिट तो इसकी बहुत ईजी है। तो f(x) देखो यहाँ से ये फंक्शन कितने पार्टों में डिवाइड होगा, तो यहाँ से मान आएगा 1, यहाँ से आया 2, यहाँ से आया 3, तो यानी कि 1 2 3
कितने पार्ट हो गए लाइन के? 3 पार्ट हो गए। यानी फंक्शन कितने भागों में डिवाइड होगा? यानी जब x लेस देन हो 1 से, जब x 1 से बड़ा 2 से छोटा हो, जब x 2 से बड़ा और 3 से छोटा हो, और जब x 3 से बड़ा और 4 से छोटा हो। ठीक है, अब इनके मान अपने को ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले तो जो x 1 से छोटा हो, जब 1 से छोटी वैल्यू हो उसमें से 1 घटाएंगे, माइनस का मिलेगा, यानी माइनस का x माइनस 1। ठीक है, और ये जो है ये कैसे मिलेगा आपको? x माइनस 2 जो है ये भी माइनस का मिलेगा, यानी कि माइनस का 2 x माइनस का 2, और ये भी माइनस का 3 x माइनस का 3। तो ये वैल्यू कैसी आ गई? माइनस x प्लस 1 माइनस का 2x प्लस का 4 माइनस का 3x प्लस का 9। कितना हो गया भाई ये? 9 4 13 और एक 14 और 3 और 3 6 माइनस का 6x, यानी 14 माइनस 6x बन गया। ये तो कितना बन गया? 14 माइनस का 6x, और ये जो बनेगा 6x माइनस 40 बनेगा। आप करके देख लेना, ठीक है, क्योंकि सभी परसेंट के मिलेंगे उसमें। दूसरा जो है 1 से ग्रेटर देन 2 से छोटा हो, यानी 1 से बड़ा हो 2 से छोटा, यानी ये तो पॉजिटिव मिलेगा, बाकी सभी दोनों क्या मिलेंगे? नेगेटिव। यानी ये तो पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और बाकी सेम ऐसे ही होगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 9 और 4 13 और माइनस 1 गए तो यानी कि 12 प्लस के और 3 और माइनस का 2 माइनस का 5 और प्लस का 1 यानी कि माइनस का 4। तो 12 माइनस 4x, तो ये कितना बन जाएगा यहाँ से? 12 माइनस का 4x। और ये जो है 2 और 3, 2 से बड़ा जब 3 से छोटा हो तो ये भी पॉजिटिव मिलेगा, यानी ये पॉजिटिव मिलेगा आपको। तो यानी कि ये प्लस का हो गया, यानी कि प्लस का 2x और माइनस का 4, ये कुछ ऐसा बनेगा फंक्शन। तो कितना हो जाएगा? यानी कि ये 9 और 9 में से जब यहाँ पे माइनस 5 गए तो बचेंगे 4 और 3 और ये भी 3, तो 0, तो केवल 4 बचा, क्योंकि 2 और 3 0 हो गए, यानी कि 4 केवल। तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी केवल और केवल 4। अब हमें चेक करना है कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं। पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे पहले तो 0 पर चेक करेंगे। तो पहले f0 का मान, तो 0 पर जो मान होगा, देखो इक्वल के लिए तो यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 2 और 3 के लिए, ठीक है, या फिर 3 4 के लिए, दोनों के लिए इसके ऊपर कर देता हूँ, ठीक है, सही है। अब देखो f0 की वैल्यू, तो 0 पर चेक करना, किस पर? 0 पर दिया है आपको, 1 2 3 पर दिया, सॉरी 1 2 3, तो 1 पर चेक करेंगे पहले तो, यानी कि f1 की वैल्यू। तो f1 की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी? f1 के लिए ये काम करेगा, और 1 की जो वैल्यू होगी यानी कि 12 माइनस 4, यानी कितना हो गया? 8। जब f1 प्लस निकालूंगा मैं, राइट लिमिट निकालूंगा 1 पर, तो कितनी हो जाएगी? लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, तो 1 प्लस h, 1 प्लस यानी 1 से ज़्यादा, यानी ये फंक्शन काम करेगा उसके ऊपर, ठीक है, 1 से ज़्यादा के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि 12 माइनस 4 1 प्लस h, और h की वैल्यू कितनी है? लिमिट h टेंस टू 0 रखा तो कितना आ गया? 8, वही। और f1 माइनस जब करूँगा तो लिमिट h टेंस टू 0 और f1 माइनस h, यानी कि लिमिट h टेंस टू 0। 1 माइनस के लिए कौन सा काम करेगा? 1 माइनस, यानी ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि 14 माइनस 6 1 माइनस h। जब h की वैल्यू रखी 0 तो ये 0 हो गया, यानी 14 माइनस 6 तो कितना हो गया? ये भी 8 आ गया, यानी तीनों ही मान कैसे आए हैं? बराबर। यानी 1 पर फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। कैसा फंक्शन है? कंटिन्यूस। डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करना चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इसी पर मैं डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करके बता रहा हूँ 1 पर ही कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्या करते हैं? f'1 प्लस निकालेंगे पहले तो f'1 प्लस कितना होता है भाई? लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h माइनस का f1 अपॉन h, ये तो होता है। तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 प्लस h, 1 प्लस के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि 12 माइनस 4 1 प्लस h और माइनस f1, तो f1 की वैल्यू कितनी आई थी? 8 और अपॉन h। जब यहाँ पे h टेंस टू 0 रखा जैसे ही, तो ये 0 और 8 4 12 और 12 माइनस 12 यानी कि 0/0 रूप बन गई। सॉरी, क्या है ऐसा ही बना है कुछ? तो 12 माइनस 4 1 प्लस h माइनस का 8, यानी कितना हो गया? ये 4 और ये बन गया 0/, अरे 1 मिनट, 1 प्लस h। तो 1 प्लस h के लिए फंक्शन काम करेगा ये, तो 12 माइनस 4 1 प्लस h और माइनस f1 की वैल्यू कितनी है? तो f1 की वैल्यू है यहाँ पे 80,
8 है, ठीक है। तो ये बच गया लिमिट h टेंस टू 0, और यहाँ से कितना बच गया भाई, यहाँ से 12 और माइनस का 4 यानी 8, और ये हो गया 4h अपॉन h, यानी h से h कैंसिल, कितना बचा 4 ही तो बचा इसमें, माइनस का, सॉरी वो भी माइनस का 4h बनेगा ना, माइनस का 4h अपॉन, ठीक है। तो ये वैल्यू बन गई आपकी इस प्रकार से, ठीक है। अब देखता हूँ मैं f'1 माइनस, तो f'1 माइनस लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस का h, तो लिमिट h टेंस टू 0 f1 माइनस h, 1 माइनस h के लिए ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि 14 माइनस 6 1 माइनस h, और फिर यहाँ पे माइनस f1 की वैल्यू है 8 अपॉन कितना भाई, माइनस का h, तो माइनस का 14 माइनस 8 कितना हो जाएगा, सॉरी माइनस का 8 माइनस का 6, माइनस का 8 माइनस 6 माइनस 14 माइनस माइनस प्लस के 6h और अपॉन माइनस का h, ये कैंसिल हुआ, बचा कितना 6। तो क्या 6 और 4 माइनस के इक्वल होते हैं, नहीं, तो इसका मतलब 1 पर कंटिन्यूस तो है, पर सॉरी कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है, यानी कंटिन्यूस है उस पर लेकिन कैसा नहीं है, डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार अब चेक करेंगे x इक्वल टू 2 पर। देखिएगा f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पर फंक्शन ये काम करेगा, तो कितना हो गया 12 माइनस 8 यानी कि 4, और f2 प्लस राइट लिमिट जब निकालूंगा तो कितनी हो जाएगी, लिमिट h टेंस टू 0 2 प्लस, तो 2 प्लस के लिए ये फंक्शन काम कर रहा है, इसका मान डायरेक्ट ही आ गया कितना 4, और f2 माइनस जब मैं निकालूंगा 2 से जब छोटा हो तो ये फंक्शन काम करेगा, लिमिट h टेंस टू 0 और 12 माइनस 4 2 माइनस h जब रखूँगा तो 12 माइनस 8, और 12 माइनस 8 जो होता है वो कितना हो जाता है भाई, 4 ही होता है, यानी ये 2 पर फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस तो है। अब बात करते हैं कि इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए f2 प्लस जब मैं ज्ञात करूँगा पहले, तो f2 प्लस कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h माइनस का f2 अपॉन h, तो f2 प्लस h जब मैं यहाँ से ज्ञात करूँगा तो कितना आएगा, लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस h, 2 प्लस h का मतलब ये फंक्शन काम करेगा, यानी कि 4 माइनस f2, तो f2 की वैल्यू कितनी है भाई, तो f2 की वैल्यू है 4, और अपॉन कितना है h, तो पहले ये 0 हो गया, 0 माना गया, f2 माइनस कितना हो जाएगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 f2 माइनस h माइनस का f2 अपॉन माइनस का h, तो f2 माइनस h के लिए कौन सा फंक्शन काम करेगा, 2 माइनस h के लिए ये फंक्शन काम करेगा, लिमिट h टेंस टू 0 यानी 12 माइनस 4 और 2 माइनस h, और अपॉन कितना है भाई, सॉरी माइनस का f2 की वैल्यू है 4 और अपॉन माइनस का h, ठीक है। तो माइनस 8 माइनस 12 तो हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 4h, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 4। क्या माइनस 4 और 0 बराबर होते हैं, नहीं, माइनस 4 और 0 बराबर नहीं होते हैं, इसलिए 2 पर भी कैसा है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, यानी कि 2 पर फलन कंटिन्यूस तो है लेकिन वो डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी प्रकार हम 3 पर भी चेक कर लेंगे, और 3 पर भी कैसा आ जाएगा, फलन कंटिन्यूस तो आएगा लेकिन फलन कैसा नहीं होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। बस इजीली ये ऐसे ऐसे आपको सोल्व करना था कुछ, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 26। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की भाई। पाई इक्वल टू दिया गया आपको 0 से पाई log 1 प्लस कोस x और dx। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि इसकी वैल्यू आती है log e बेस 1/2। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल इजीली ज्ञात कर भी सकते हैं। देखिएगा भाई, इसको कैसे सोल्व करूँगा, i इक्वल टू, जब मैं यहाँ से प्रॉपर्टी 4 का यूज करता हूँ कि 0 से पाई log 1 प्लस कोस, इसको क्या लिख सकता हूँ, पाई माइनस x लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता, और ये dx, क्योंकि प्रॉपर्टी 4 क्या कहती है, a प्लस बी माइनस एक्स लिख सकते हैं आप उसको, और पाई माइनस एक्स भी क्या होगा, वापस कोस x ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या आ जाएगा, केवल माइनस, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट पे ये कैसे बन जाएगा, log 1 माइनस कोस x बन जाएगा dx। यानी ये भी आई था, ये भी आई था, दोनों ही बराबर आए हैं। यानी कि मैं इसको दोनों को अगर जोड़ कर लिखना चाहूँ तो 2i इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 से पाई, और ये कितना बन जाएगा, log 1 प्लस कोस x था, और ये जुड़ेगा तो इसमें क्या बन जाएगा, log
1 माइनस कोस एक्स और पूरे के बाहर क्या है dx। और अब आपको मालूम है log m प्लस log n क्या होता है, log m गुना n, यानी कि 2i जो है उसको मैं लिख सकता हूँ 0 से पाई log, और ये m गुना n का मतलब है 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स और इसको बाहर dx। अब आपको मालूम हो यदि तो 1 प्लस कोस एक्स और 1 माइनस कोस एक्स कितना होता है, तो ये होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर, और 1 माइनस कोस स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर एक्स के। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ 2i इक्वल टू 0 से पाई और लोग साइन स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स dx के। यानी कि 2i जो है वो किसके बराबर आ जाएगा, 0 से पाई, और लोग m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है, यानी 2 आगे आ जाएगा, और लोग साइन x dx बन जाएगा ये। ठीक है, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल, यानी i इक्वल टू था वो किसके बराबर, 0 से पाई लोग साइन x और dx। अब आपने एक प्रॉपर्टी और भी पढ़ी थी, अगर मैं इसको बाई 2 और गुना 2 लिख सकता हूँ, पाई को लिख सकता हूँ 2 गुना पाई बाई 2। ठीक है, और एक आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि यदि f इंटीग्रेशन हो 0 से 2a fx, ठीक है, और dx, इसमें यदि दो प्रॉपर्टी थी, यदि f 2a माइनस एक्स वापस fx बन जाए तो इसमें 2 आगे रख देना, 0 से a लिमिट रख देते हैं, और यदि f 2a माइनस एक्स किसके बराबर बन जाए, माइनस fx के, तो इसका मान कितना रख देते हैं, 0। तो ये प्रॉपर्टी जब हम इसमें यूज करेंगे तो कितना बन जाएगा, यानी इसको मैं लिख सकता हूँ i इक्वल टू 2 0 से पाई बाई 2 और log साइन x dx। ठीक है, और यदि आप इसका साइन x dx का मान काफ़ी बार निकाल चुके हैं, आप निकालना सभी को आता है, अगर आपको आता है तो बहुत ही अच्छी बात है, आप उसको सोल्व कर सकते थे, अन्यथा आप यहाँ पे यूज भी कर सकते थे कि आपको मालूम है चूँकि log साइन x dx जब 0 से पाई बाई 2 तक हो तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, माइनस पाई बाई 2 log 2, ये वैल्यू इसकी होती है, तो इसकी वैल्यू रख दो इसमें, तो कितना आ गया, i इक्वल टू 2 इंटू माइनस का पाई बाई 2 log 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना बच जाएगा ये, पाई log 2, कितना बन जाएगा भैया, पाई log 2, माइनस का है। अब ये माइनस जो है, माइनस को मैं इस साइड लेके आ सकता हूँ क्योंकि पावर -1, और -1 का मतलब होता है पाई log 1/2। तो यही आपको प्रूव करना था कि पाई log e बेस 1/2 इसका मान होता है, तो इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं इसे। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 27 था। क्वेश्चन बचे हैं 3, बिल्कुल छोटे छोटे से क्वेश्चन और बच गए। देखो इसमें यहाँ से इसका मान भी निकाल सकते थे आप, अगर आप उसको शो करना चाहें, अगर आपको अच्छे से आता है, और अगर नहीं आता है तो आपको ये वैल्यू तो मालूम थी, आपका उसका यूज कर सकते थे आप इजीली। ठीक है, 6 नंबर में वैसे क्वेश्चन था, आप निकाल कर भी दिखा सकते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28, 2 पार्ट हैं भी उसमें। पहला आपको दिया गया है a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इनका स्केलर प्रोडक्ट है और उसको प्रूव करना है ए बी सी के वेक्टर के बराबर आता है। ठीक है, ट्रिपल स्केलर प्रोडक्ट ही तो है ये। ठीक है, ये किसके बराबर होता है आपको मालूम ही होगा, लेफ्ट हैंड साइड लेके मैं चल रहा हूँ, ये बराबर होता है, अगर आप इसको लिखना चाहें कि a प्लस बी डॉट इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी b प्लस सी क्रॉस c प्लस ए। ठीक है, ये तो इसका ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट होता है। इनको पहले गुणा कर देता हूँ मैं, a प्लस बी डॉट, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा b को इससे, यानी b क्रॉस c प्लस ए प्लस c क्रॉस c प्लस ए लिख सकता हूँ। यहाँ से मैं इसको लिखूँगा तो a प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, इसको लिख सकता हूँ मैं b क्रॉस c प्लस b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस c प्लस c क्रॉस ए लिख सकता हूँ। आपको मालूम है 2 वेक्टर जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है सेम हो तो यानी कि उनके बीच के में एंगल कितना है, 0 डिग्री, और 0 डिग्री होता है तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, यानी कि कितना हो जाएगा 0। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस प्रकार से कि a प्लस बी और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b क्रॉस c प्लस b क्रॉस ए प्लस c क्रॉस ए के साथ। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, a को मल्टीप्लाई करूँगा तो a डॉट, ये डॉट प्रोडक्ट था ना यहाँ पे, तो a डॉट b क्रॉस c प्लस a डॉट
बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी, ठीक है, फिर बी डॉट प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस यहाँ से बी डॉट सी क्रॉस ए। ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। अब आपको मालूम हो तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख रहा हूँ, ए बी सी प्लस ए बी ए प्लस ए सी ए प्लस इसको लिख सकता हूँ बी बी सी, इसको लिख सकता हूँ बी बी ए और इसको लिख सकता हूँ मैं बी सी ए। ये मान दो जब कोई भी बराबर वेक्टर आ जाए तो उसका पता है ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो जीरो जीरो, इसमें भी दो ए है, जीरो ये भी जीरो, यानी आपके पास बचा क्या, ए बी सी प्लस और कितना बच गया यहाँ से भी बी सी ए। और आपको जब मालूम हो इनका क्रम टूटना नहीं चाहिए, आप इनको चेंज भी कर सकते हैं, यानी कि ए बी सी जो था इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी सेम ही तो है, यानी इसको भी लिख सकता हूँ ए बी सी और दोनों जुड़कर कितने हो जाएंगे 2ab। ये क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। तो यही आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 में जो था वो ये हो जाएगा भाई आपका सेकंड पार्ट। उसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, वो दिया है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी और सी क्रॉस ए। ये किसके बराबर होता है, ए बी सी। तो ये अपना जो सेकंड पार्ट है इसमें क्या है, अब तो देखो ये इसको अपने प्रूव करना है ना, ये भी एक स्केलर प्रोडक्ट ही तो है, ट्रिपल है ना। तो यानी कि इसको भी मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए क्रॉस बी, ठीक है, और क्रॉस कितना बी क्रॉस सी, और बाहर रख देते हैं इसको जैसे कि डॉट सी क्रॉस ए, चाहे किसी को भी रख लो, एक को भी वैल्यू को, ठीक है, चाहे पहले लिखा था वैसे लिख लो। ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो बनेगी मेरे पास। अब यहाँ पे थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करना थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, या तो x मान लो या d मान लो, कुछ भी मान लो, जैसे कि आपने मान लिया इसको x मान लेते हैं, ठीक है। तो कितना बन जाएगा x क्रॉस b क्रॉस c, ठीक है, और डॉट c क्रॉस a, ये तो है, ठीक है। अब यहाँ से जब मैं इसका क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट आपको करना आता है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट होता है। वो कैसे होता है कि x डॉट सी b बाहर, तो माइनस x डॉट b और c बाहर, ठीक है, ये तो बनेगा, और डॉट c क्रॉस a, इस प्रकार से बनेगा ये, ठीक है। अब x डॉट c जो है, तो x डॉट सी का मतलब है x क्या माना था हमने, a क्रॉस b, तो एक बार अब करके बता रहा हूँ मैं, a क्रॉस b और उसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, c के साथ। इसका मतलब क्या लिख सकता हूँ उसको मैं, a b c लिख सकता हूँ ना, और बाहर है b। इसी प्रकार से में से क्या है, x का मान कितना है, a क्रॉस b, यानी कि a b और फिर क्या है वापस b और c बाहर, ठीक है, और ये पूरे कंप्लीट स्क्वायर, और डॉट प्रोडक्ट इसके साथ c क्रॉस a के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट। अभी b आ गया इसमें, तो इसका मान कितना हो गया 0, यानी ये पूरी वैल्यू कितनी हो गई 0, और यहाँ पे कितना बन जाएगा ये a b c और b बाहर, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, c क्रॉस a के साथ डॉट प्रोडक्ट। तो क्यों ना मैं इनको भी एक यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट से बना सकता हूँ, क्या बन जाएगा ये बन जाएगा a b c, और ये भी क्या बन जाएगा b c a, और बी सी ए को मैं क्या लिख सकता हूँ भैया, आपको भी मालूम है ये बी सी ए, यानी क्रम नहीं टूटना चाहिए, ए फिर बी है फिर सी है, वही है, यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ ए बी सी बी, यानी कि इसको क्या लिख सकता हूँ कंप्लीट को ए बी सी का होल स्क्वायर, जो कि आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा सेकेंड इसमें जो, ठीक है, 28 में जो सेकेंड क्वेश्चन था वो ये हो जाएगा, ठीक है। रब कर दूँ, क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है कि मध्य लघुत्तम दूरी, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस याद करनी है आपको। दो आपको रेखाएं दी गई हैं, पहली जो है वो दी गई है कि x माइनस 3/2 इक्वल टू वाई माइनस 4/1 इक्वल टू z प्लस 1/,
माइनस का 3 एंड दूसरी जो रेखा दी गई है आपको दी गई है x माइनस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल टू y माइनस 3 अपॉन 3 इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन 2। ये आपको दिया गया है। दो रेखाओं के मध्य दूरी ज्ञात करनी है। पहले इनको वेक्टर रूप में लिखते हैं। वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे, यानी किस रूप, किन किन बिंदुओं से गुजरा x y z सभी हैं, यानी कि 3i प्लस 4j कैप और माइनस का k कैप और प्लस लैम्बडा, यानी कि ये कितना आएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, ये बन गया। ठीक है, और इस रेखा को यदि मैं लिखता हूँ तो किस प्रकार से लिखूँगा, यहाँ से हो जाएगा ये माइनस का i कैप प्लस का i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का k कैप और प्लस लैम्बडा कितना हो जाएगा, जैसे कि ये लैम्बडा उसमें मान लिया तो इसमें म्यू मान लो, ये कितना हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस 3j कैप और प्लस का 2k कैप, ये बन जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पे अगर मैं इनकी तुलना, जो एक रेखा का समीकरण होता है r इक्वल टू a प्लस लैम्बडा b से जब मैं करता हूँ तो इसका मतलब होता है ये इस बिंदु से गुजर रही है, इसके समांतर है, ये तो होता था। इसका मतलब जब मैं इसकी तुलना इनसे करूँगा तो इसका मतलब a1 तो कितना आ गया, जैसे कि 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस माइनस k कैप सॉरी, और a2 कितना आ जाएगा, जैसे कि यहाँ से दूसरी जो रेखा गुजर रही है i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। ठीक है, यहाँ पे b1 का जो मान है वो कितना हो जाएगा, जैसे कि 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप, और b2 का जो मान है वो कितना हो जाएगा माइनस का i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ये मान हो जाएगा। और अब आपको मालूम हो तो शॉर्टेस्ट जो डिस्टेंस होती है उसका जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, वो होता है a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट होता है b1 क्रॉस b2 का, ठीक है, और फिर होता है b1 क्रॉस b2 का मोड और इसके पूरे का मोड। यही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का इसमें फॉर्मूला होता है। सभी की वैल्यू इसमें रख दो भाई। तो a2 माइनस a1 या a1 माइनस a2 जब करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2i कैप, ठीक है, 4 माइनस 3 यानी कि प्लस j कैप, और माइनस k और माइनस करेंगे इसको तो माइनस माइनस से कैसा हो जाएगा प्लस का k, यानी कितना बन जाएगा 0। ठीक है ना, ये कितना बन जाएगा भाई 0k कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, b1 क्रॉस b2, तो b1 क्रॉस b2, b1 ये है b2 ये है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो यानी कि i j और k। b1 कितना है 2 1 माइनस का 3, b2 कितना है माइनस का 1 3 और 2, इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो। तो जब i के साथ किया तो कितना हो गया 2 और प्लस का 9 तो 11, तो 11i कैप। j का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और माइनस का माइनस प्लस 3, तो माइनस का 3 हो जाएगा, 4 माइनस 3 यानी कि 4 माइनस 3 यानी 1 और माइनस का यानी कि j कैप, और प्लस k कैप के लिए जब करेंगे तो 6 और प्लस का 1 यानी कि कितना हो जाएगा 7k कैप। ठीक है, और अपॉन कितना हो जाएगा इसका b1 क्रॉस b2 का मोड। तो इसका जब मोड निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं भाई, तो मोड आपको निकालना है तो होगा, यानी कि जो इसका परिमाण होता है तो 11 का स्क्वायर 121 प्लस 7 का 1 प्लस 7 का 49 और इसका पूरे का मोड कर देंगे। तो यहाँ से जब इसके वैल्यू निकालेंगे, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, यानी 11 से ये 22, j किससे हुआ -1 से यानी कि माइनस का 1, 0 किससे हुआ तो प्लस 0, और अपॉन ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ से 50 और 171 का रूट, इसका मोड कितना हो गया भाई, यानी कि 21/171। तो ये आ जाएगी इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इसी प्रकार से एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया गया है इसी क्वेश्चन में। ठीक है, उसमें केवल आपको दो रेखाएं जो दी गई हैं उसमें यहाँ से देखेंगे, थोड़ा सा सोल्व कर ही देते हैं उसको भी। उसमें r वेक्टर रूप में पहले लिख के दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्बडा, और जो है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, और जो दूसरी r2 दी गई है आपको वो दिया गया है 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप प्लस म्यू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये दिया गया। दोनों सेम है, यानी कि दोनों सेम है तो यानी कि दोनों ही समांतर एक दूसरे के, दोनों रेखाएं कैसी है समांतर है, और दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, तो कोई समस्या नहीं है। a1 तो वही है कितना कि i कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप,
A2 कितना है यहाँ से 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 5k कैप। ठीक है, अब यहाँ से B1 और B2 दोनों बराबर आते हैं, उनको B ही नाम देते हैं क्योंकि दोनों समांतर रेखाएं हैं, और समांतर रेखाएं हैं तो उनका मतलब है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप, ये इसका मान हो जाएगा। अब जब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं दो समांतर रेखाओं के मध्य की, तो उसका मान कितना आता है, उसका मान आता है A1 माइनस A2, और डॉट की बजाय यहाँ पे आएगा क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, B के साथ, और अपॉन B का मोड, यही तो मान आता है आपका। ठीक है, तो यहाँ से जब इसका मान निकालेंगे तो D का मान जो है वो कितना आ जाएगा भाई यहाँ से, तो देखो तो D की जब वैल्यू निकालेंगे A2 माइनस A1 या A1 माइनस A2 कोई भी कर लो, तो 1 माइनस 3 यानी कि 2i कैप, 2 माइनस 3 यानी कि माइनस का j कैप, और माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 5 यानी कि प्लस का k कैप, और डॉट इसका क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ B यानी कि 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप के साथ, और अपॉन इसका मोड B का मोड, तो B का मोड कितना हो जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 36, इसका पूरे का होल मोड। तो मैं यहाँ से इसका मान निकालूंगा तो इसका जब क्रॉस प्रोडक्ट करूँगा तो क्रॉस प्रोडक्ट कितना होगा भाई i j k, तो यहाँ ये 2 माइनस 1 1, ये 2 3 और 6 कर दो भाई, इसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा भाई यहाँ से देखो, तो i के साथ कितना आएगा भाई यहाँ पे माइनस का 6 और माइनस का 3 यानी माइनस का 9i कैप, j के साथ कितना आएगा माइनस के 12 माइनस 2 यानी कि 10, और वो भी माइनस का हो जाएगा माइनस के 10j कैप, और k के साथ कितना आएगा 6 प्लस 2 यानी कि 8k कैप, और अपॉन कितना हो गया ये 49 का यानी कि 7 आ गया रूट। अब इसका भी जब मोड करेंगे तो इसका ऊपर का मोड करेंगे तो कितना हो जाएगा 99 81 100 प्लस 64, और इसका रूट अपॉन 7। जब इसका रूट निकालूंगा तो कितना आ जाएगा भाई ये यहाँ से, तो 8 4 1 5 और 0 और 1 और 10/7 इसका, यानी ये इसकी वैल्यू आ जाएगी कुछ। तो ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 29 था भाई, किस है क्वेश्चन नंबर 29। अब जो लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है वो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। और जो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पूछा गया वो बेस थ्योरम पे ही है ना। क्या क्वेश्चन है अभी वो क्वेश्चन है, एक व्यक्ति के बारे में ज्ञात है कि वह 5 में से 3 बार सत्य बोलता है। एक पासे को उछालता है और बताता है कि उस पर आने वाली संख्या 1 है। उसकी प्रायिकता ज्ञात की हो कि पासे पर आने वाली संख्या वास्तव में 1 है। तो हमने एक तो मान लिया E1 और एक मान लिया E2। E1 घटना मान ली कि वह सत्य बोलता है, ही स्पीक ट्रूथ, वह असत्य बोलता है, इसको हमने मान लिया E2। ठीक है, और A हमने क्या मान लिया कि पासे पर 1 आना, 1 का आना, इसको A मान लेंगे। अब यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो देखो भाई PE1 कितना हो जाएगा, यानी कि सत्य बोलने की, वो बोलना दे रखा है उसने 5 में से 3 बार सत्य बोलता है, तो 5 में से 3 बार सत्य बोल रहा है तो 3/5। PE2 आप वैसे भी निकाल सकते हो 1 - 3/5, या फिर ऐसे निकालो तो झूठ कितनी बार बोलेगा, यानी 5 में से 3 बार सत्य बोलता है तो 2 बार झूठ ही बोलेगा, तो 2/5। ठीक है, अब बात आती है किसकी, A1, यानी कि जब मैं अगर बात करना चाहूँ किसकी, PA/E1 की, यानी कि वो पासे पर 1 आया है और उसने सत्य बोला है, तो पासे पर 1 आया और सत्य बोलता है तो सत्य तो तभी बोलेगा ना, तो पासे पर तो 1 बार ही आ सकता है, 1 तो है ना, 6 घटनाएं होती है 1 2 3 4 5 6, और सत्य बोल रहा है तो यानी कि 1 आया है, और 1 आना की यानी कि 1/6 हो जाएगी। और अगर वो असत्य बोलता है तो PA/E2, यानी कि उसने झूठ बोला हो कि 1 आया है, तो झूठ कब कब बोलेगा, वो तो 2 आया हो, 3 आया हो, 4 आया हो, 5 आया हो, 6 आया हो, उनमें से कोई 1 आया हो, तो यानी कि उसकी कंडीशन कितनी है 5/6, यानी ये है उसके झूठ बोलने की, कि झूठ मूठ बोलेगा कि 1 आया है, तो उसकी प्रयोगता कितनी हो गई 5/6 हो गई प्रोबेबिलिटी उसकी। ठीक है, अब हमें निकालना है कि वो उसने वास्तव में ही कितना आया हो, 1 आया हो वास्तव में, यानी सत्य बोला हो उसने, यानी कि PE1, यानी कि अपने को निकालना E1/A ज्ञात करना आपको, PE1/A, यानी कि वो 1 आया और उसने सत्य बोला हो, तो इसका मतलब कितना होता है बेस थ्योरम से PE1 PA/E1 और अपॉन PE1
PA अपॉन E1 प्लस PE2 PA अपॉन E2, ये उसकी वैल्यू होती है। सभी मान रख दो। PE1 कितना है भाई 3/5 गुणा PA अपॉन E1 कितना है 1/6 अपॉन 3/5 गुणा 1/6 प्लस PE2 कितना है भाई, तो PE2 है 2/5 और PA अपॉन E2 कितना है 5/6। सभी को सोल्व कर दो। जब सभी को सोल्व किया तो यहाँ से कितना आ जाएगा 3 अपॉन, ये सभी में सेम ही आएगा तो 3 प्लस और ये कितना हो जाएगा यानी कि 3/13। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास कितनी आ जाएगी भाई 3/13। ठीक है, 5 10 और 3 एकम 3। ठीक है, 13 और 3 ये सही है। 3/13 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से ये आपका कुछ पेपर था। ठीक है, तो क्वेश्चन तो मैंने सोल्व करवा दिया, आप देखना है तो देख लो और जितने सही हुए हैं कितने सही हुए कितने सही नहीं हुए। ठीक है, अभी के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ आप सभी का पेपर कुछ अच्छा ही हुआ होगा।